नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में अली सर यूपी बोर्ड का एक और मॉडल पेपर लेकर आया हूं। बच्चों, पूरा मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए और ये पेपर बच्चों मैंने खुद ने आप लोगों के लिए बनाया है। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने क्या किए हैं, टाइप किए हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए इस सेशन से, बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है बच्चों, ठीक है। और आज हम लोग पूरा मॉडल पेपर देखेंगे। हो सकता है कि पूरा आप लोगों का पेपर हूबहू ऐसा ही आ जाए, ठीक है। तो इसको मिस बिल्कुल ना करें आप लोग, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट, आप सब जानते हैं आपका जो पेपर होता है इतना ही मिनट है। पूरा पेपर लेकर आया हूं बच्चों आप लोगों बीच में। पहले फटाफट जुड़ जाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसी के बाद हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं बच्चे, ठीक है। जुड़ जाओ पहले फटाफट बच्चों, ठीक है। बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है। फिर से एक बार दोहरा दूं, आप लोगों के लिए 2 मार्च के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं बच्चों, ठीक है। जो आपके एग्जाम पैटर्न पर, जो नवीनतम एग्जाम पैटर्न है बच्चे, उस पर हम लोगों को यह आधारित देखने को मिलता है, ठीक है। तो फटाफट जुड़ जाओ आप लोग बच्चों, फटाफट जुड़े मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाओ आप लोग, ठीक है। जुड़ जाइए, बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है। आगे हम लोग 2 घंटों में इस पूरे मॉडल पेपर को क्या करने वाले हैं बच्चे, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पूरे मॉडल पेपर को क्या करने वाले हैं बच्चे, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो जुड़ जाओ प्यारे बच्चों फटाफट, चलो जुड़ जाइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो 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 बच्चों, जल्दी जुड़ जाओ फटाफट, बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है, ठीक है। जो लोग नए जुड़ रहे हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करते चलें। तो मैं अगले आप लोगों को 4-5 दिन में क्या पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि 2 मार्च हम लोगों को, ठीक है, आज की तारीख से हमारे पास 4 से 5 दिन हैं, ठीक है। 2 मार्च तक पहुंचने में बच्चे, तो हम लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और सारा करवा दूंगा। जब 2 मार्च को शाम को पेपर डिस्कस कर रहा हूँ तो बताऊंगा आप लोगों को कि देखो बच्चे, ये हम लोगों ने पढ़ा था, इस टाइप से हम लोगों ने सारी चीजें की थी, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ 4-5 दिन लगातार मेहनत करना है। मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर, इसके अतिरिक्त जो प्रीवियस ईयर के अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, एमसीक्यू हैं, ठीक है, ये सब आप लोगों के बीच में लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो बस आप लोग जुड़े रहो। इसके बाद क्या और एक्सपेक्टेड है, क्या आप लोगों के लिए आ सकता है, ये भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, ठीक है। जुड़ जाओ फटाफट, चलो जुड़ने लगे हैं, बिल्कुल। हाय हेलो, बिल्कुल, नमस्कार, सत श्री अकाल, बिल्कुल। चलिए चलो बच्चों, तो बात कर लें हम लोग। अब आप तो जानते हैं आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा है, लेकिन फिर भी आप लोग साथ में डिस्कस कर ही लिया जाए, क्योंकि हम लोग मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर में सबसे पहले तो यही बताया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी आप लोगों को और बताऊंगा भी लिखना कैसे है, ठीक है। कितने शब्द आप लोगों को लिखना है, ज़्यादा शब्दों पर हम लोगों को अधिक से अधिक कितना लिख सकते हैं, न्यूनतम कितना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले निर्देश पढ़ लें बच्चे। हम लोग क्या पढ़ लें सबसे पहले बच्चे, निर्देश, ठीक है। जुड़ते जाओ आप लोग जब तक मैं निर्देश पढ़ रहा हूं, ठीक है। क्या निर्देश है, सबसे पहले आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रश्न पत्र के अंदर, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए हैं, ठीक है। ये आप लोगों को निर्देश में वहां पर लिखा होगा कि 15 मिनट आप लोग क्या करें, अच्छे से पेपर पढ़ें। क्या करें बच्चे, आप लोग अच्छे से पेपर पढ़ें। कितने मिनट, तो 15 मिनट आप लोगों को देना। तब तक वो आप लोगों को कॉपी देंगे नहीं, वो सिर्फ 15 मिनट पहले आप लोगों को क्या देंगे, तो पेपर देने का काम करेंगे। चलिए अब नोट करके लिखा है आप लोगों को, ठीक है। पॉइंट वाइज उन्होंने बता रखा है क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने शब्द लिखना है, सारी चीजें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्या लिखा है बच्चे उन्होंने, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब सारे प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है, हल करना है। सभी प्रश्नों को क्या करना है बच्चे आप लोगों को, तो हल यहां पर करना है। दूसरी चीज क्या लिखी बच्चे, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। कितने खंड हैं बच्चे, तो 5 खंड हैं। 5 खंड या 5 पार्ट में आप लोगों का पेपर देखने को मिलेगा। कितने में बच्चे, तो 5 पार्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चे खंड का, कौन सा का आ रहा है बच्चे, तो खंड का हम लोगों को, या पार्ट फर्स्ट आप लोग कह सकते हो। इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। कितने हैं बच्चे, तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ की हम लोग बात करें तो ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर इसी में लिखा है कि खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं।
कितने प्रश्न है बच्चे? तो 5, तो 10 + 5, ठीक है। 10 क्या आ रहा है बच्चे आप लोगों को? तो MCQ आ रहे हैं। 5 क्या आ रहा है बच्चे आप लोगों को? तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा बच्चे? लगभग 50 शब्दों में। तो अति लघुत्तरीय कितने शब्दों में लिखना प्यारे बच्चे? तो 50 शब्दों के अंदर अंदर आप लोगों को इसको कंप्लीट करना है। उसने और भी आप लोग इसका नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें ये तक लिख रखा है बच्चों, आप लोग बता दूं, यही बताना मुझे जरूरी है आप लोगों को कि आप लोग 10% तक शब्द अधिक लिख सकते हो, 10% तक शब्द क्या कर सकते हो आप लोग? न्यूनतम लिख सकते हो, ठीक है। या 50 से 10 और एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं ना आप लोग? 10% अलग एक्स्ट्रा लिख सकते हो, 10%। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 100 शब्द लिख दिए, सिर्फ बढ़ा सकते हो। ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहे 50 में, तो उसको लगभग कितने में कर दो आप लोग? तो 55 शब्दों में लिख दो, या फिर उसको 60 या 65 शब्द तक आप लोग ले जा सकते हो, ठीक है, 10%। और कोई ऐसा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन होता है बच्चे कि वहाँ 50 शब्द नहीं होते आप लोगों के, तो वहाँ आप लोग 20, 30, 35 शब्दों तक भी काम बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया इतना? चलिए अगला आ रहा है बच्चे खंडगा, ठीक है। खंडगा में क्या है बच्चे? तो इसमें 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। 6 लघुत्तरीय हैं बच्चे, कितने हैं? तो 6 लघुत्तरीय प्रश्न हैं। और लगभग यहां से कितने शब्द लिखने हैं बच्चे आप लोगों को? तो 100 शब्द लिखने हैं। कितने शब्द लिखने हैं बच्चे? 10 आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर 100 शब्द आप लोगों को लिखना है। और सुनना, यहाँ भी वो 10 की कहानी है। 100 शब्द में भी वही बात है बच्चे, इसमें भी 10% आप लोग बढ़ा सकते हो और 10% क्या कर सकते हो? कमी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं, ठीक है, तो आप लोग उसको 80 से 90 शब्दों में भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग किसकी? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा शब्द होते हैं, तो उसको आप लोग 120 शब्द तक भी ले जा सकते हो, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बात करें। अब खंडघा, किसकी बात करें बच्चे? खंडघा। बच्चे इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे और ये कैसे होंगे? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसी को आप लोग दीर्घ उत्तरीय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चे आप लोग? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ठीक है। इनमें लगभग 500 शब्द लिखना है। कितने शब्द लिखना है? तो 500 शब्द आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब बात करें खंडडा, ठीक है बच्चे। इसमें ऐतिहासिक तिथियां दी गई हैं। इसमें क्या दी गई हैं? ऐतिहासिक तिथि। जैसे उसने एक तिथि दे दी उदाहरण के तौर पे, कौन सी बच्चे? तो 1961 दे दी, 1861 दे दी, ठीक है, या 2000 दे दिया। ये उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, कोई भी तो उसको बताना है फिर आप लोगों को कि उस दिन हुआ क्या है, ठीक है, या आज की तारीख दे दे, कुछ भी मतलब दे सकता है उदाहरण के तौर पे, ठीक है। फिर इसके बाद वह मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न हैं। कितने शब्द हैं बच्चे? तो फिर मानचित्र संबंधित 5 प्रश्न और आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शब्द सीमा में देखो यहाँ लिखा है शब्द सीमा में कम या ज़्यादा 10% की छूट मान्य है। मैंने कहा था ना आप लोगों को बच्चों, अभी तो जब से यही तो बता रहा हूँ कि आप लोग कहीं भी लिख रहे हो, चाहे आप 50 शब्द लिख रहे हो, चाहे आप 100 शब्द लिख रहे हो, चाहे आप 500 शब्द लिख रहे हो, सब में 10% कम या ज़्यादा आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करें आगे चलकर। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब बच्चों ये तो बात हुई हम लोगों की इसके दिशा निर्देश की, लेकिन एक चीज़ और बताऊं, कई बच्चों का ये डाउट रहता है सर कितने पेज भरें, कितने पेज नहीं भरें। इस पे भी हम लोग चर्चा कर लें बच्चों, कितने पेज भरना चाहिए और कितने नहीं भरना चाहिए। तो सुनना, 50 शब्द की बात करें ना बच्चे, 50 शब्द आप लोग आधा पेज मतलब 6 लाइन ले सकते हो। आप कितनी लाइन ले सकते हो बच्चे? 6 लाइन ले लो आप लोग, ठीक है। 6 मतलब 2 लघुत्तरी को 2 पेज, 1 पेज में लिख दो बच्चे आप लोग, ठीक है। 5 अति लघुत्तरी है ना, तो आधा पेज डाइवर्ट कर दो आराम से, ठीक है। आधे वाले पार्ट में एक अति लघुत्तरी लिख लो आप लोग। जैसे एक उदाहरण के तौर पे ले लूँ, ये पेज हुआ आप लोगों का, है ना बच्चे, ये पेज हुआ आप लोगों का। एक अति लघुत्तरी ऊपर लिख दो, एक नीचे लिख दो, लेकिन लिखना शब्द सीमा में ही है, ठीक है। तो शब्द सीमा हो जाएगी बच्चे 6 लाइन, आराम से 1-2 लाइन उसमें छोड़ के और अच्छे व्यवस्थित आप लोग लिखना। ऐसे ही 100 शब्द में कितना लिखें? तो बच्चों 100 शब्द में, ठीक है, या तो 1 पेज या अधिक से अधिक 1.5 या 2 पेज तक चले जाना, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोग लिखें तो पूरा 1 पेज ही लिखना, ठीक है बच्चे। चलिए अब बात करें हम लोग 500 शब्द में, तो 500 शब्द में बच्चे आप लोगों को 5 मिनिमम पेज, 5 से 6 पेज आप लोगों को भरना ही भरना है। कितने पेज? तो 5 पेज। ऐसे
ऐसा नहीं, मतलब ऐसे पेज में समझ लेना आप लोग, ठीक है। एक तरफ इधर एक, फिर इस साइड से दूसरा, ऐसे करके टोटल मतलब ऐसे गिनोगे ना आप लोग तो 2.5 पेज होंगे, और 2.5 पेज ही करना है, क्योंकि एक पेज पे मिनिमम 100 शब्द वो एवरेज लेके चलता है। कितना शब्द लेके चलता है बच्चे? 100 शब्द लेके चलता है, तो 500 शब्द आप लोगों को 2.5 पेज में हो जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। चलिए, ये बात हुई हम लोगों की इसकी। तो दिशा निर्देश की चर्चा की हम लोगों ने, क्या निर्देश दिए हैं, ठीक है, किस प्रकार का आपका पेपर है। चलिए, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं अब हम लोगों से। तो बच्चों, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है दिशा निर्देश का यहाँ पर। अब हम लोग चालू करने वाला है हम लोगों का पेपर। क्या किस चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं बच्चे? तो अब हम लोग हमारे पेपर की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए, आइए, देर नहीं करते हैं बच्चे, चलिए देर नहीं करें। सबसे पहले आप लोगों को 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे बच्चे? 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। जैसा पेपर का पैटर्न अभी मैंने आप लोगों को जो पीछे समझाया है इसी पे, और आप लोग बिल्कुल पेपर सोल्व करने में सहयोग करेंगे। सहयोग मतलब ऐसा नहीं कि उत्तर आप लोग बताएंगे, उत्तर में ही बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों से सवाल भी पूछता रहूँगा कि बच्चा आप बताओ इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने साल भर से पढ़ा है उस चीज़ को, ठीक है। तो आप लोगों को बताना भी है, बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर के अंदर किस प्रकार से लिख सकते हो इसको आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये जो 5 खंड हम लोगों को देखे बच्चे, उसका पहला खंड हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? बहुविकल्पीय। उसके बाद हम लोगों को अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय, फिर ऐतिहासिक घटनाक्रम, फिर मानचित्र। इस प्रकार से 5 खंडों में हम लोग पूरा पेपर को क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी? तो बहुविकल्पीय प्रश्न की। किसकी बात करें प्यारे बच्चे? तो बहुविकल्पीय प्रश्न की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बीच में कौन सा आ रहा है बच्चों? तो ये देखो आप लोग, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, दक्षिण भारत के संत किसके उपासक थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे आप लोगों के पास? दक्षिण भारत के संत किसके उपासक थे? 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बच्चे? 4 ऑप्शन है। गणेश व कार्तिकेय के, कृष्ण व राम के, विष्णु व शिव के, या वासुदेव या कार्तिकेय के। फटाफट कमेंट करो आप लोग बच्चों, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर बताओ कि सर इसका सही उत्तर ये होगा। फटाफट बताओ आप लोग, ठीक है, फटाफट बताओ प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट करो आप लोग, बताओ, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को कमेंट, ठीक है। दक्षिण भारत के संत किसके उपासक थे? ठीक है, बताओ जरा आप लोग, फटाफट कमेंट करो सभी। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो सेशन को लाइक कर दो हमारे, ठीक है, सेशन को लाइक करो, शेयर करो। सारे यूपी बोर्ड के आप लोगों के जितने भी साथीगण हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारी क्लास से जोड़ो, ठीक है। यूपी बोर्ड के बाद हम लोग मिलने वाले हैं सीयूटी के अंदर। कहाँ मिलने वाले हैं बच्चे? क्योंकि यूपी बोर्ड पास करने के बाद बच्चों आपको कॉलेज में भी तो जाना है, और कॉलेज में कब जा पाओगे आप लोग बच्चों? तब आप लोग सीयूटी को, ठीक है, क्या कर पाओगे? निकाल पाओगे, ठीक है, सीयूटी को पास कर पाओगे। उसी के बाद ही आप लोगों को अच्छे कॉलेज में, किसी को एएमयू जाना है, किसी को बीएचयू जाना है, ठीक है बच्चे, और भी कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उनके अंदर आप लोगों को एडमिशन लेना है। तो कैसे एडमिशन मिलेगा प्यारे बच्चे? तो आप लोगों को सीयूटी, और सीयूटी कहाँ? जहाँ आप लोग अभी यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अड्डा 247 के सीयूटी हिंदी चैनल पर, यहीं पर आप लोगों को फिर जुड़ना भी है। चलिए बताओ जल्दी से, कमेंट आने लगे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो बात करें बच्चे हम लोग, दक्षिण भारत के संत किसके उपासक थे? तो बच्चे दक्षिण भारत के संत किसके उपासक थे? इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा हम लोगों को कौन? तो बच्चे विष्णु और शिव। कौन देखने को मिलेगा? तो सी इज द राइट आंसर। सी आंसर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है बच्चे? तो सही उत्तर हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है बच्चे। चलो इसको डिटेल में बता दूं बच्चे आप लोगों को, मैं क्या बता दूं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ में डिटेल में चर्चा कर लूँ, ठीक है। विष्णु और शिव हम लोगों को इसका राइट आंसर। देखो बच्चे, जो भक्ति आंदोलन था ना, कौन सा आंदोलन बच्चे? तो भक्ति आंदोलन, ठीक है। भक्ति आंदोलन की हम लोग बात करें, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई बच्चे? भक्ति आंदोलन की शुरुआत ही दक्षिण से होती है। कहाँ से होती है बच्चे? दक्षिण भारत की शुरुआत, ठीक है, सॉरी, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हम लोगों को कहाँ से देखने को मिलती है? तो दक्षिण भारत से हम लोगों को देखने को मिलती है। और दक्षिण भारत में देखोगे ना आप लोग, देखो एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चे आप लोगों के लिए, ठीक है। दक्षिण भारत में कहाँ से बच्चे? तो तमिलनाडु से। कहाँ से बच्चे?
तमिलनाडु से हम लोगों को इसका प्रारंभ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तमिलनाडु या पूरा हम लोग दक्षिण भारत ही बना लें बच्चे। ठीक है, ये हम लोगों के लिए महाराष्ट्र हुआ। ठीक है, ये कर्नाटक, कर्नाटक से ये केरल। ठीक है, ये तमिलनाडु। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश। तो बच्चों इस द्रविड़ प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, द्रविड़ प्रदेश या तमिलनाडु की हम लोग बात करें, यही हम लोगों को भक्ति आंदोलन की क्या होती हुई दिखाई देती है, शुरुआत। तो यहाँ आप लोग देखोगे ना बच्चे, यहाँ डायनेस्टी है पल्लव। कौन सी डायनेस्टी है बच्चे, पल्लव वंश का शासन था। ठीक है, बात थी 6वीं से 7वीं सदी की। कब की बात थी बच्चे, 6वीं से, ठीक है, 6वीं व 7वीं सदी की बात थी। यहीं पर दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की हम लोगों को क्या होती हुई दिखाई देगी बच्चे, शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो हम लोगों को इस शुरुआत पे मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ठीक है, 2 संत थे बच्चे, एक अलवार संत थे बच्चे, एक कैसे संत थे, अलवार, और एक नयनार। ठीक है, ये 2 प्रकार के हम लोगों को भक्ति संत देखने को मिलते हैं। अलवार विष्णु जी के उपासक थे बच्चे, किसके उपासक थे, अलवार विष्णु जी के, और नयनार, ठीक है, नयनार किसके थे, तो ये शिव जी के भक्त हम लोगों को देखने को मिलते हैं बच्चे। अलवारों की संख्या 12 थी और नयनारों की संख्या 63 थी। ठीक है, इन्हीं संतों के द्वारा यहाँ इस द्रविड़ प्रदेश में, इस क्षेत्र में क्या की गई थी बच्चे, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भक्ति आंदोलन यहीं से बच्चे धीरे धीरे कर्नाटक, कर्नाटक से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर हम लोगों को उत्तर भारत ये आता हुआ दिखाई दिया। पूरी प्रक्रिया है इसकी उत्तर भारत तक आने थी। और उत्तर भारत लेकर कौन आया था बच्चे, तो ये रामानंद हम लोगों को लाके देखने को मिलते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। दक्षिण भारत के संत किसके उपासक थे, तो विष्णु और शिव, और इन्हीं की बात हो रही है अलवार और नयनार की बच्चे। ठीक है, चलिए ये हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा सा मैंने आप लोग बताया कि शुरुआत हुई दक्षिण भारत में अलवार और नयनारों के द्वारा की गई। ठीक है, विष्णु और ये शिव के उपासक थे। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, विष्णु और शिव हम लोगों को इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, आयनाए अकबरी। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप लोगों का, आयनाए अकबरी पुस्तक कितने खंडों में विभक्त है। खंड बताना, इसके पार्ट बताना है, कितने पार्ट में विभक्त है। 4 ऑप्शन है बच्चे, 4 कौन कौन से, तो एक तो 2, 3, 4 या 5। फटाफट कमेंट में इसका राइट उत्तर दो बच्चों के, इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट कमेंट करो प्यारे बच्चों, कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। चलो चलो प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट करने, बिल्कुल वेरी गुड। ठीक है, बताओ जल्दी से। बड़ा एडवांस क्वेश्चन है बच्चों, हैं आ गया तो बेनिफिट बन जाएगा आप लोगों को। आईना अकबरी पुस्तक कितने खंडों में विभाजित है। ठीक है, आईना अकबरी, ठीक है, आईना अकबरी, ठीक है, पुस्तक कितने खंडों में विभक्त है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं यहीं पर, इसका भी उत्तर देते जाएं आप लोग कमेंट में। आईना अकबरी लिखी किसने, बताना जल्दी से। इसकी रचना किसने की है, ठीक है, रचना भी बताओ और ये कितने खंडों में बटी है इसको बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट करो। ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो यही हो गया आईना अकबरी कितने खंडों में विभक्त है, और ये भी बता दो रचना किसने की है आईना अकबरी की। आईना अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई है। फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो बच्चों। ठीक है, कमेंट करो और इसका क्या दो आप लोग, सही उत्तर दो। ठीक है, आप लोगों को क्या देना है बच्चों, इसका सही उत्तर देना है। ठीक है, फटाफट कमेंट करो। इसका सही उत्तर दो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो बच्चों बात करें हम लोग आईना अकबरी कितने खंडों में विभक्त है। पहले तो ये बता दूं बच्चे, आईना अकबरी, ठीक है, ये रचना किसकी है, तो ये अबुल फजल की है। किसकी रचना है बच्चे, अबुल फजल की हम लोगों को रचना देखने को मिलती है। अब बात आती है अबुल फजल कौन है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से थे। किसके, अकबर
जो थे सम्राट हम लोगों को अकबर या बादशाह अकबर देखने को मिलते हैं, उनके 9 जो रत्न थे उनमें से हम लोगों को एक देखने को मिलते हैं और ये अकबर के प्रमुख सलाहकार थे। क्या थे बच्चे? ये अकबर के सबसे प्रमुख सलाहकार, दाया हाथ कह सकते हो आप लोग, क्या कह सकते हो आप लोग? सलाहकार हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई आईना अकबरी बच्चे, ठीक है, इसमें कितने पार्ट देखने को मिलते हैं? तो 5 पार्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं, 5 खंड हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ये आप लोग अच्छे से लिख के रख लेना बच्चों। क्या कर लेना आप लोग? इसको लिख कर नोट करके रख लेना, क्योंकि आप लोगों से आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब मैं 2 मार्च को आप लोगों से, ठीक है, डिस्कस कर रहा हूं तो पता चले कि यही क्वेश्चन वहां पर लेके बैठा हूं कि देखो बच्चों इसका उत्तर ये है, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें आप लोग। क्या ना करें बच्चे? इसको मिस बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। चले बच्चे, चलिए आगे बढ़े। अब सबसे आगे बढ़े बच्चे, अब हम लोग, अब आ रहा है बच्चों आप लोगों सामने अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन है बच्चों आपके पास। कितने ऑप्शन है प्यारे बच्चों? तो 4 ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से? तो एक 1576, 1527, 1566 या 1526। फटाफट कमेंट करो बच्चों और इसका सही उत्तर दो। ठीक है, कमेंट करो आप लोग और इसका क्या देना है सही उत्तर। फिर आप लोगों को कमेंट आएंगे, फिर मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा बच्चों। ठीक है, फटाफट कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करके इसका सही उत्तर दो बच्चों। इसमें चलो वेरी गुड, कमेंट आने लगे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए बिल्कुल बात करूं बच्चों मैं आप लोगों से, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो होगा बच्चे वो 1576 है। ठीक है, 1576 में हम लोगों को हल्दी घाटी का युद्ध देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चे? हम लोगों को हल्दी घाटी का युद्ध। ये आप लोगों से अति लघुत्तरी में भी पूछ सकता है। किसमें पूछ सकता है बच्चे? आप लोगों से अति लघुत्तरी में पूछ सकता है। अति लघुत्तरी में क्या पूछ सकता है? हल्दी घाटी के युद्ध पर एक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, या हल्दी घाटी युद्ध पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन तो चर्चा कर लूँ बच्चों के इतने 50-60 शब्द आप लोग यहाँ पर लिख सको, कभी आप लोगों को आ जाए। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है बच्चे, कब हो रहा है? तो 1576 में। कब हुआ ये बच्चे? तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है 1576 में हम लोगों को देखने को मिलता है। बात ये आती किन किन के मध्य हुआ ये। ठीक है, किसके मध्य हुआ ये? कौन कौन लड़ा था बच्चे ये? इसमें हम लोगों को कौन कौन लड़ता हुआ दिखाई देता है? तो अकबर के सेनापति थे जिनका नाम था, ठीक है, मान सिंह। ठीक है, मान सिंह लड़े थे अकबर की तरफ से इस युद्ध में। ठीक है, कौन? मान सिंह। वर्सेस बात करें महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही हम लोगों को यह युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, अकबर खुद स्वयं नहीं थे, लेकिन अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे बच्चे? मान सिंह और महाराणा प्रताप हम लोगों को इस युद्ध में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, हल्दी घाटी ये कहाँ पड़ता है बच्चे हम लोगों को? तो माउंट आबू में 2 घाटियां हैं, उनका कलर ही हल्दी के कलर का बच्चे, इसलिए इस जगह का नाम ही क्या पड़ गया है? हल्दी घाटी पड़ा है। ठीक है, तो वहीं हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बात करें इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ बच्चे? ठीक है, इस युद्ध की हम लोग बात करें, इस युद्ध में हारा कौन? ठीक है, तो बड़ा विवादित ये हम लोगों को देखने को मिलता है इसका परिणाम। ठीक है, इतिहासकारों के बीच में ही इस युद्ध के परिणाम को लेकर विवाद है बच्चे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना होगा कि परिणाम में आप लोगों को क्या लिखना है। ठीक है, तो सुनना आप लोग, इस युद्ध को
एक देखा जाए तो जीते तो मानसिंह ही थे बच्चे। कौन जीता था इसमें? मानसिंह यहाँ पर जीते थे। ठीक है, महाराणा प्रताप घायल हुए थे, उनका जो घोड़ा था चेतक, हम लोगों को नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर चेतक के द्वारा महाराणा प्रताप की इस युद्ध में उनकी जान बचाई गई थी। ठीक है, तो हम लोगों को यही लिखना परिणाम में कि इस युद्ध में, ठीक है, मानसिंह की विजय हुई थी या अकबर के सेनापति मानसिंह की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए, तो यह हल्दी घाटी का युद्ध था बच्चे। ठीक है, 1576 में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगला आगे बढ़ूं बच्चे, अगला क्वेश्चन लूं। चलिए, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपके पास, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, ठीक है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था? क्या हुआ था बच्चे? 1857 का विद्रोह हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, फटाफट कमेंट करो प्यारे बच्चों और बताओ, ठीक है, कि आप लोगों का उत्तर क्या होगा। किसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ था? क्या कैनिंग के समय हुआ था, कर्जन के समय हुआ था, कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, या लॉर्ड डलहौजी के समय हम लोगों को देखने को मिलता है? ठीक है, या लॉर्ड डलहौजी के समय हम लोगों को ये देखने को मिलता है। फटाफट कमेंट करो बच्चों। ठीक है, इसका सही उत्तर दो। जो सेशन को 20 से ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं बच्चों कि हम लोग मॉडल पेपर, ठीक है, 2 मार्च के लिए मॉडल पेपर लगा रहे हैं। ठीक है, और ये मॉडल पेपर ऐसा नहीं है, फिर दोहरा रहा हूं, कि कुछ भी बना दिया। ये आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस है उसी के आधार पे मॉडल पेपर मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों से पेपर हो सकता है कि इसका पूरा 100% तो ना कहूँ आप लोगों को, 80 से 90% आप लोगों का पेपर बन जाए। ठीक है, इतना तो 10% तो हर पेपर डिफरेंट होता ही बच्चे, लेकिन 80 से 90% पेपर आप लोगों का बन गया तो इतने में हम लोगों की बल्ले बल्ले क्या हो जाएगी हम लोगों की। ठीक है, सावा सावा बल्ले बल्ले सब होने वाली हम लोगों की। ठीक है, ईमानदारी के साथ सिर्फ मॉडल पेपर आप लोग लगाते चलें। ठीक है, किस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग जो जुड़ रहे हैं वो लाइक शेयर सेशन को करते रहें आप लोग। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, कमेंट करो इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएं। ठीक है, चलिए, तो बच्चे बात करें हम लोग इस क्वेश्चन में, कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बात करें बच्चे इस क्वेश्चन की, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है बच्चे, तो बात करें इसका सही उत्तर क्या होगा। बात करना है हम लोगों को 1857 के विद्रोह की। ठीक है, कि विद्रोह जब हो रहा था ना उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा कौन, तो ये कैनिंग देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा बच्चे? कैनिंग। कैनिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चे आप लोग देखोगे ना 1856 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के पद से हटाए गए और ज्वाइन किसको किया गया? 1856 में लॉर्ड कैनिंग को किया गया था। और इसीलिए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं और भारत के प्रथम वायसराय हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बच्चे हम लोगों को? ये भारत के प्रथम वायसराय, क्योंकि अगले ही साल, ठीक है, अगले ही साल 1857 की क्रांति हो गई बच्चे, और क्रांति हो गई ना तो क्रांति का परिणाम क्या निकला कि भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से शासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में स्थापित किया गया। और लॉर्ड कैनिंग को अब भारत का गवर्नर जनरल के पद से हटाकर, ठीक है, भारत का वायसराय नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? भारत का वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के समय की ही ये घटना है 1857 के विद्रोह की। इतना समझ में आया बच्चों? चलिए मैं आप लोगों को एक एक उसमें 3-3 4-4 एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पर बता रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। ठीक है, कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन है बच्चे, फटाफट कमेंट करो। 1905, 1906, 1907 या 1909।
जल्दी बताओ आप लोग कब स्थापना हुई थी। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, फटाफट कमेंट करो। कमेंट करो प्यारे बच्चों जल्दी से। चलो कमेंट आने लगे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलो बच्चों मैं बताऊं आप लोगों को, आप लोगों ने भी आंसर सही दिए हैं बच्चों। मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई ना, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 को। ठीक है, आप लोगों को 1906 में ही एक शिमला शिमला में एक सम्मेलन या शिष्टमंडल जाता हुआ दिखाई देगा। शिष्टमंडल, शिष्टमंडल में कौन कौन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, तो इस शिष्टमंडल के अंदर आगा खां जो आप लोगों को संस्थापक सदस्य देखने को मिलते हैं किसके, मुस्लिम लीग के। ये लॉर्ड मिंटो से मिले थे। किससे मिले थे, लॉर्ड मिंटो। ये उस समय में कब की बात करें, 1906 के अंदर बच्चे भारत के वायसराय हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन्हीं के आदेश पर, लॉर्ड मिंटो के आदेश पर ही 1906 में हम लोगों को मुस्लिम लीग की क्या होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो स्थापना होती हुई दिखाई देती है मुस्लिम लीग। ठीक है, आगे चलकर मुस्लिम लीग के ये कहा जाता है कि यहाँ जो मुस्लिम लीग बनी, इसी से भारत के विभाजन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई थी फिर, क्योंकि आगे चलकर इनकी मांग धीरे धीरे देखो 1909 में लॉर्ड मिंटो ने मार्ले मिंटो सुधार के तहत इनको एक राइट दे दिया। ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही उतरेगा, ऐसा राइट इस मुस्लिम लीग को किसने दिया, मिंटो ने दिया। फिर आगे चल के उसी को लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। 1940 तक आते आते मुस्लिम लीग की मांग इतनी बढ़ गई कि उन्होंने पाकिस्तान शब्द गढ़ दिया। क्या कहा उन्होंने कि हम लोगों को 2 राष्ट्र चाहिए हिंदुओं के लिए। ठीक है, एक भारत अलग हो जाएगा और हम लोग मुसलमानों के लिए हमको चाहिए क्या, पाकिस्तान चाहिए। किसने मांग की थी, तो इस मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। और 1947 में जो विभाजन हुआ, इन्हीं सारी चीज़ों का हम लोगों को परिणाम भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, बंगाल में, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट, आप लोगों को यहां पर बताना है कि व्यवस्था किसके द्वारा यहां पर लागू की गई थी। ठीक है बच्चे, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो बच्चों। और आप लोग, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, किसके समय लागू की गई थी, तो 4 ऑप्शन है बच्चे। ठीक है, 4 ऑप्शन में टॉमस मुनरो, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैकेंजी। ठीक है, कमेंट करके बताओ जरा फटाफट आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट कमेंट करो प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो बच्चों, और इसका सही उत्तर बताओ आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। स्थायी बंदोबस्त फटाफट। चलिए कमेंट आने लगे हैं, वेरी गुड।
चलिए बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 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 बच्चों, बात कर लें हम लोग। आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल मैं देख भी रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? ठीक है बच्चे, तो इसकी बात करें, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर क्या होगा बच्चे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हम लोगों को इसका बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चे? इसका हम लोगों को बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलता है। किसका? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। समझ में आया इतना बच्चे आप लोगों को? चलिए अब बात करें हम लोग, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बच्चों बात आती है स्थायी बंदोबस्त क्या है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त क्या है बच्चों? तो एक चीज़ बताऊं आप लोगों को, जब भारत में ब्रिटिश कानून स्थापित हुआ या ब्रिटिश सरकार का राज आया, ठीक है, कब आया ब्रिटिश सरकार का राज? तो आप लोग असल में देखोगे ना तो 1772 से आप लोगों को आता हुआ दिखाई देता है। कब से आता हुआ दिखाई देता है? 1772 से। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चे? वैसे 1764 में बक्सर का युद्ध जीत चुके थे अंग्रेज। कब जीत चुके थे? 1764 में। उन्होंने 1765 में इलाहाबाद की संधि की। किसके साथ में? दो लोगों के साथ में, एक अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में और एक दिल्ली के नवाब, ठीक है, शाह आलम सेकंड। दोनों संधियां अलग अलग थी, दोनों की शर्तें अलग अलग थी। ठीक है, अब शाह आलम सेकंड से जो संधि की गई थी उसी में अंग्रेजों ने बंगाल के दीवानी राइट प्राप्त कर लिए थे। कैसे राइट प्राप्त कर लिए थे बच्चे? दीवानी, टैक्स वसूलने का सिस्टम। तो 1765 से ये हम लोगों को देखने को मिलता है कि डायरची द्वैध शासन तो लाते हुए दिखाई देंगे बंगाल के अंदर। ठीक है, कर वसूलने का राइट अंग्रेजों के पास आ जाएंगे और प्रशासन देखने का जो दायित्व होगा वो बंगालों के नवाबों के पास होगा। ठीक है, ये बात हुई इलाहाबाद की संधि की। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 1772 में पॉलिटिकल हेड बने? तो बच्चों जो लॉर्ड हेस्टिंग हम लोगों को आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वॉरेन हेस्टिंग हम लोगों को आते हुए दिखाई देते हैं 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर। और इन्हीं के द्वारा एक बात की गई थी कि जो बंगाल के नवाब है इसका पद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जाता है। द्वैध शासन व्यवस्था जो बंगाल में चल रही थी, दोहरी शासन व्यवस्था के प्रशासन नवाब संभालेगा और कर अंग्रेज वसूलेंगे, ऐसा नहीं है। अब प्रशासन भी अंग्रेज संभालेंगे और कर भी अंग्रेजी वसूल करेंगे। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है, राजनीतिक प्रमुख बनाने का काम किया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स की हम लोग बात करें तो इनके समय की ही ये व्यवस्था थी। अब देखो, लेकिन आगे चल के जो वॉरेन हेस्टिंग थे ना बच्चे, इसने जमींदारी जो सिस्टम था उसी के आधार पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि अपना टैक्स वसूला था। और 5 वर्षों के लिए जो बंगाल के नवाब जिस सिस्टम से, मुर्शिद कुली खान ने जिस हिसाब से वसूला था ना बच्चे, ठीक है, उसी प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग ने भी अपना कर वसूला 5 वर्षीय व्यवस्था के आधार पर। लेकिन 1772 से आप लोग देखोगे ना 1793 तक जाते जाते 20-30 साल की हम लोग बात करें, जब आगे चल के लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय में हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि क्या थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस वायसराय हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं हम लोगों को बच्चे? तो ये वायसराय देखने को मिलते हैं। कॉर्नवालिस के हम लोगों को एक प्रमुख देखने को मिलते हैं जॉन शोर। इन्हीं के द्वारा एक स्थायी बंदोबस्त का प्रारूप बनाया गया था कि हम लोगों को एक कर वसूलने का नया सिस्टम लाना चाहिए बंगाल और बिहार के अंदर। ठीक है, और उसी सिस्टम को ये नाम देते हैं परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया बच्चों पता है? स्थायी बंदोबस्त के अंदर इसमें कहा कि हम लोगों को किसानों तक जाना ही नहीं है। कहाँ नहीं जाना है हम लोगों को? किसानों तक टैक्स वसूलने जाना ही नहीं है। हम लोगों को, जैसे ये अंग्रेज है बच्चे, ये कौन हो गए? अंग्रेज। और अंग्रेज टैक्स वसूलने कहाँ जाएंगे? असल में किसानों के पास। तो ये कहते हैं कि हमको किसानों के पास नहीं जाना है, हम लोगों को सिर्फ एक इन दोनों के बीच में, अंग्रेज और किसानों के बीच में एक मीडिएटर रखना है। क्या रखना है हम लोगों को? एक मीडिएटर या एक बिचौलिया रखना है। और हम लोग उसी को कहेंगे कि भैया तू क्या लेके आ, इन किसानों से टैक्स वसूल, भू राजस्व वसूलना है। ठीक है, तो बच्चों अंग्रेजों ने क्या किया? एक बिचौलिया रखा। इसी को वो कहते हैं लैंडलॉर्ड, जमींदार। क्या कहते हैं बच्चे? वो जमींदार कहते हैं। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था लेकर आए। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के तहत। अब इसमें क्या जमींदार से अंग्रेजों ने क्या डील की कि भैया इस स्थायी बंदोबस्त का बता रहा हूं, इन्होंने इस व्यवस्था में जमींदार से क्या डील की? अंग्रेजों ने कहा कि तुम किसानों से जितना भी रेवेन्यू लाओगे ना उसका 89% हमको दे देना। कितना? 89। और उसका 11% तुम रख लेना।
तो 89 और 11 इन दोनों ने ही आपस में रेवेन्यू को बांट लिया। बच्चों, इस स्थायी बंदोबस्त में किसानों के बारे में तो सोचा ही नहीं गया कि इनका क्या, ये कितना रखेंगे, इनका क्या। अब जमींदार को तो कह दिया कि तुम जितना भी लाओगे तो जमींदार तो सारा ही भर लाएगा खेतों में से। तो किसानों का बच्चों क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा बन जाए ना कि किस अंग्रेजों की किस भू राजस्व नीति से किसानों का अधिक से अधिक शोषण हुआ, तो वो स्थायी बंदोबस्त है। कौन सी बंदोबस्त है? क्योंकि किसान, देखो ना, आप खुद महसूस करके होगे कि बेचारे किसान की तो बात ही नहीं की गई डील के अंदर। लेकिन आप लोग देखो ना, रैयतवाड़ी या महलवाड़ी वो फिर भी ठीक है, वो अच्छी थी किसका मुकाबले में? स्थायी बंदोबस्त। तो इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा किसी का, हम लोगों को, किसानों का, ठीक है, हानि पहुंची है, तो वो हम लोगों को इसी से। हाँ, रैयतवाड़ी से उल्टा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि अंग्रेजों की कौन सी भू राजस्व नीति अंग्रेजों की कौन सी भू राजस्व नीति किसानों के हित में थी? तो रैयतवाड़ी। उसमें क्या होता था बच्चे, ये भी बता दूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी बच्चे? तो रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी नाम सुना है आप लोगों ने? रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त समझ गए। यहां एक मीडिएटर रखा, उसी से इन लोगों ने क्या कर लिया, आपस में डील। लेकिन अब देखो रैयतवाड़ी कब लाई गई? तो लगभग 1820-22 के आसपास, ठीक है, 1820-22 के आसपास हम लोगों को हाल्ट, मैकेंजी, इस प्रकार के जो लोग थे, ठीक है, रैयतवाड़ी आई। रैयतवाड़ी में क्या कहा गया, मेन कंसेप्ट समझा दूं आप लोगों को। रैयतवाड़ी में देखो, रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। रैयत हमारी बोलते हैं ना, सामान्य राजा लोग बोलते, तो ये हमारी रैयत है, इस टाइप से। तो रैयत मतलब कौन? किसान। इस व्यवस्था में क्या कहा अंग्रेजों ने बच्चों? ठीक है, इसमें क्या कहा बच्चे अंग्रेजों ने? इसमें कहा अंग्रेजों ने किसान, इन्होंने कहा किसान डायरेक्ट अपना जितना भी जो भू राजस्व बन रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट अंग्रेजों के खजाने में जमा कर दे। 50% की बात थी प्रारंभ में। कितने? 50। तो देखो ना, इसमें कोई मीडिएटर ही नहीं है, इसमें डायरेक्ट किसान आएगा और अंग्रेजों के खजाने में पैसे जमा करके या भू राजस्व जमा करके या अनाज जमा करके चला जाएगा। कितने? अपनी उपज का 50%, ठीक है। और किसान को बीच में मीडिएटर नहीं, लेकिन यहाँ पर मीडिएटर है। और मीडिएटर जहाँ भी होता है ना, किसी भी चीज़ में, वो शोषण करता है, ठीक है, चाहे वो धर्म में हो, चाहे वो हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के अंदर हो, कहीं भी हो, तो मीडिएटर हम लोगों को शोषण करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ देखो मीडिएटर नहीं है, ठीक है, बिचौलिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो अंग्रेजों और किसानों के बीच में। तो ये सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी ने, अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी उसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, किसी को फायदा पहुँचाया तो वो किसानों को। लेकिन इसके उलट, ठीक है, ये दोनों व्यवस्थाएं, स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी, एक दूसरे के पूरक आप लोग समझ सकते हो। ये आप लोगों से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन लूं बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, निम्न में से किस शासक को प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया है? ठीक है, किस निम्न में से किस शासक को प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया बच्चों? 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कर दो बच्चों। 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। चलो फटाफट कमेंट करो, इसका राइट आंसर दो। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चे? इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए वेरी गुड। जो लोग नए जुड़ रहे हैं सेशन में, वो लोग फिर से जान लें, हम लोग मॉडल पेपर कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है, ठीक है। हिस्ट्री मॉडल पेपर कब की बात चल रही है बच्चे? हम लोगों की 2 मार्च की, हम लोग 2 मार्च 2023 की हम लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो आप लोग सभी इस चीज़ पर ध्यान दें, ठीक है। पूरा मॉडल पेपर है, शुरुआत से देखो आप लोग जो 20 से जुड़ रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा मॉडल पेपर ही उठाया है, सारे दिशा निर्देश पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। अभी हम लोगों को सिर्फ बहुविकल्पी चल रहे हैं, आगे चल के अति लघुत्तरी आने वाले हैं, फिर अति लघुत्तरी के बाद दीर्घ उत्तरी आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मानचित्र, ऐतिहासिक घटनाक्रम, सब आप लोगों का पेपर आने वाला है, ठीक है। चलिए वेरी गुड बच्चों। निम्न में से किस शासक को प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया? तो बच्चों, किस शासक को प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया? इसका राइट आंसर है अशोक,
ठीक है, अशोक को ही प्रियदर्शी कहा गया। कहाँ कहकर संबोधित किया गया है? तो बच्चों अशोक के आप लोग, ठीक है, अशोक के आप लोग अभिलेख देख लो, या अशोक से संबंधित जो ग्रंथ है जैसे महावंश हुआ, दीपवंश हुआ, इसके अंदर भी अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, देवताओं को प्रियदर्शी इस टाइप से, या देवताओं का प्रिय, या सभी का प्रिय, इस टाइप से इसके मीनिंग निकलते हैं बच्चों। तो इस प्रकार के जो नाम हैं वो अशोक के लिए ही संबोधित के पुकारे गए हैं, चाहे वो अशोक के अभिलेख हो बच्चों, क्या हो, अशोक के अभिलेख हों, या अशोक से संबंधित जो ग्रंथ हैं, ठीक है, ग्रंथ हैं जैसे महावंश हुआ बच्चे, महावंश में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, चाहे वो दीपवंश हो बच्चे, ठीक है, इसमें भी आप लोगों को अशोक का नाम क्या देखने को मिलेगा? तो आप लोगों को प्रियदर्शी देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लो बच्चे, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किस वेद में सोम देवता का वर्णन है? अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? निम्न में से किस वेद में सोम देवता का हम लोगों को उल्लेख देखने को मिलता है? तो बच्चों 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बच्चे? 4 ऑप्शन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में आप लोग कमेंट करें कि 4 ऑप्शन में सामवेद सही है, ऋग्वेद सही है, यजुर्वेद सही है, अथर्ववेद सही है। ठीक है, फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो। फटाफट कमेंट करो प्यारे बच्चों। ठीक है, सही उत्तर दो, आप लोग सही उत्तर दें आप लोग सभी। चलो बिल्कुल वेरी गुड। कुछ लोग गलत भी आंसर दे रहे हैं, कुछ भी आंसर ना दें बच्चों। अब हम लोग इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब हम लोग गलत आंसर नहीं दे सकते। ठीक है बच्चे, अब तो हम लोगों के एग्जाम में 5 से 6 दिन बचे हैं। ठीक है, अब हमारे पास समय नहीं बचा। ठीक है बच्चे, चलिए बात करें बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या है बच्चे? तो इसका देखो, किस वेद में सोम देवता का उल्लेख है बच्चे? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, कई बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। ठीक है, ऋग्वेद बच्चे, ऋग्वेद में ही सोम देवता का उल्लेख है। आप लोग देखोगे ना कि जो ऋग्वेद है बच्चे, ठीक है, जो ऋग्वेद है बच्चे, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर आप लोग देखोगे ना तो 10 मंडल है। कितने मंडल है बच्चे? 10 मंडल आप लोगों को, 10 मंडल मतलब 10 यूनिट है उसमें। कितनी यूनिट है बच्चे? 10 यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब 10 यूनिट हैं तो ये कितने लेसन में बटी हैं? तो 1028 इसके अंदर क्या है बच्चे? सूक्त है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी बातें, या देवताओं को समर्पित की गई अच्छी अच्छी बातें, या देवताओं के द्वारा की गई अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, कितने लेसन हुए बच्चे इसमें? तो लेसन आप लोगों को 1028। अब इसमें कितने श्लोक हैं? तो बच्चे 10,580 मंत्र हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, या श्लोक हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, चलो अब इसमें आगे बताओ। अब 10 मंडल है ना बच्चे, 10 मंडल, तो देखो 10 मंडल ही बना लेता हूं मैं यहाँ पर। कितने मंडल बना लूँ? 10 मंडल। ठीक है, ये पहला मंडल हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। तो बच्चे 10वां मंडल, ये 9वां मंडल, ये 8वां, ये 7वां, ये 6वां, ये 5वां, ये चौथा, तीसरा, ये दूसरा। ठीक है, और ये हम लोगों को पहला देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ आप लोग देखोगे ना कि ये जो आप लोग दिख रहा होगा कौन सा मंडल? ये 9वां मंडल। इस 9वें मंडल में ही सोम देवता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है बच्चे? सोम देवता का उल्लेख है। समझ में आया बच्चे? तो सोम देवता का उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो ये आप लोगों को 9वां मंडल देखने को मिलेगा। कौन सा मंडल देखने को मिलेगा बच्चे? 9वां। और एक और चीज बताऊं बच्चे, 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो वरुण देवता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इंद्र जो है ना बच्चे, इंद्र देवता का उल्लेख तो लगभग सभी मंडलों में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, 10 मंडलों में, क्योंकि सबसे प्रिय देवता कौन थे? पूर्व वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता थे इंद्र।
ठीक है, चलो ये समझ में आया बच्चे इतना। चलो अगला क्वेश्चन लूं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निम्न में से किन्हें चुना गया था? परमानेंट, ठीक है, अध्यक्ष किसे चुना गया था? किसका बच्चे? तो हम लोगों को देखने को मिलता है संविधान सभा का। फटाफट कमेंट करो आप लोग, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कमेंट करो आप लोग जल्दी से। फटाफट चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करो। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? चलिए कमेंट आने लगे हैं आप लोगों के। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? ठीक है, स्थायी, परमानेंट बताना है आप लोगों को। वैसे आप लोग देखोगे ना तो अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था इसमें। किसको? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन आगे चल के परमानेंट किसी को चुना गया था बच्चे, तो राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? तो राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलता है। किसको? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की ये बात चल रही है बच्चे। ठीक है, चलो सबने लगभग सभी ने सही दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ठीक है, फटाफट कमेंट करो बच्चों, किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? फटाफट कमेंट करो और इसका सही उत्तर दो प्यारे बच्चों। फटाफट इसका सही उत्तर दो आप लोग के। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? क्या देना है आप लोगों को बच्चे? इसका उत्तर देना है सही वाला आप लोगों को कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो लगभग सभी आप लोग सही आ रहे हैं बच्चों। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो बिल्कुल 1920। ये वैसे बात थी 1 अगस्त 1920 की। ठीक है बच्चे, तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने क्या किया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था। क्या किया था बच्चे? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़े बच्चे। चलो तो ये बच्चे आप लोगों के साथ में ये 10 क्वेश्चन थे प्रारंभ वाले। ये आप लोगों के मॉडल पेपर के अंदर या आपका जो पेपर आएगा ये 10 बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, बहुविकल्प में क्या होता है बच्चे? क्वेश्चन लिखा होता है, उसमें से 4 क्या दिए होते हैं? राइट ऑप्शन दिए होते हैं। उसमें से 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आप लोगों को राइट को चुनना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चे। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप लोगों के अब आने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। कैसे प्रश्न आने वाले हैं बच्चे? तो अब आने वाले हैं आप लोग बीच में अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय। ठीक है, इन्हीं को आप लोगों को अब करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, किस प्रकार से आंसर, ठीक है, लिखे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर उत्तर में लिख के बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पूरा गाइड करूंगा बच्चे यहाँ पर कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, चलो तो बात करें बच्चे हम लोग इसमें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, जैन धर्म के पंच महाव्रतों से। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? जैन धर्म के पंच महाव्रतों से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या है बच्चे? जैन धर्म के
पंच महाव्रतों से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, जैन धर्म के पंच महाव्रतों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बता सकता है आप लोगों में से कोई कमेंट करके बताओ, नहीं तो मैं आप लोगों को अब समझाने वाला। अब पूछूंगा कम मैं आप लोगों से, अब ज़्यादा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है बच्चे, चलो बताना चाहे तो बता सकते हो बिल्कुल, आप लोग में से इंतज़ार कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं आप लोग बताऊंगा किस किस अप्रोच से। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बड़ी आवश्यकता होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जो स्टूडेंट जीवन में होते हैं ना बच्चों, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग एक बार जो क्वेश्चन घर से पढ़ के चले गए, ठीक है, रट लिया आप लोगों ने, फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में ना भी आए और उसके आसपास का कोई शब्द क्वेश्चन में लगा है तो वही उत्तर आप लोग लिख के आ जाते हो। तो ये क्या होता है ना बच्चे, जब आप लोग ऐसा करते हो तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलते। ठीक है, चलिए तो बात करें जैन धर्म के पंच महाव्रतों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के पंच महाव्रत से आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है, ये आप लोगों से पूछा है उसने कि जो जैन धर्म के पंच महाव्रत थे उससे आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि हम ये समझते हैं। ठीक है, तो सुनना, पहले तो बता दूं जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं क्या। ठीक है, इसे ही आप लोगों को भी लिखना है। ठीक है, पहले शुरुआत करना जैन धर्म के जो पंच महाव्रत हैं, ठीक है, वो है क्या। तो आप लोग देखोगे तो सत्य, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अहिंसा बच्चे, अस्तेय, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है बच्चे, ये पांच, इन पांचों के सम्मिलित रूप को भी क्या कहा जाता है बच्चे? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इन्हें पंच महाव्रत कहा जाता है। ठीक है, अब सुनना, ये पंच महाव्रत क्यों दिए गए थे जैन धर्म में? तो ये चरित्र के निर्माण के द्वारा दिए गए थे, या चरित्र के निर्माण को कैसे किया जाना चाहिए मनुष्य ने, तो इन पांच चीजों को जीवन में अपनाना चाहिए। कौन सी पांच चीजों को? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो आप लोग क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप लोगों ने लिखा जैन धर्म के पंच महाव्रत इस प्रकार से हैं। ठीक है, फिर आप लोग क्या लिख सकते हो इसमें, हम क्या समझते हैं या आप क्या समझते हो इससे? तो आप लोग लिख सकते हो कि जैन धर्म ने ये जो पंच महाव्रत दिए थे, क्योंकि अति लघुत्तरी में लिखना, मिनिमम 30 से 40 शब्दों में लिखना है, तो 2 लाइन तो ये इसी से हो जाएंगी। फिर क्या लिखोगे कि जैन धर्म ने जो पंच महाव्रत दिए, इससे हम ये समझते हैं या इस प्रकार से कि इनके द्वारा मनुष्य के चरित्र के निर्माण के लिए इसको एक आदर्श के रूप में क्या किया गया था, यहाँ पर इंगित किया गया था या बताया गया था। इससे चरित्र, देखो ना, चरित्र का निर्माण होता है बच्चे। इससे आप देखो, सत्य बोलना है। सत्य मतलब आप झूठ बोलोगे तो किस पे बात आएगी? आपके कैरेक्टर पे तो बात आएगी बच्चे, चरित्र के ऊपर बात आएगी। ठीक है, अहिंसा, हिंसा करोगे तो थाने में रिपोर्ट नहीं आएगी, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों का जो बनेगा, अधिकारी बनने जाओगे तो कहाँ, थाने से तो मांगा जाता है, तो आप लोगों की रिपोर्ट होगी तो आप बन ही नहीं पाओगे कुछ। ठीक है, एक अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी, चोरी पता चले कि पड़ोसी का यहाँ डाका डालते पकड़ा गए, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बात आ रही है ना, कैरेक्टर पे। ठीक है, अपरिग्रह, धन का संचय, ठीक है, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का, ये सब कैरेक्टर बनाने वाली चीजें हैं। ठीक है बच्चे, तो चरित्र के निर्माण, पंच महाव्रत से आप क्या समझे? तो चरित्र के निर्माण को समझे आप लोग, तो यही तो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो एक लाइन इस पे फोकस करके आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में लिखना है। समझ में आया बच्चों? कमेंट करके बता दो कि हाँ सर समझ गए हैं, इसमें हम लोग एक इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे बढ़ो बच्चों, आगे चलिए, आगे बढ़े बच्चे। मगध महाजनपद के, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? अति लघुत्तरी, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारणों को बताइए। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने, ठीक है, शक्तिशाली होने के कारणों, किस पे बच्चे? तो शक्तिशाली होने के कारणों को बताइए। ठीक है, चलो इसी पे चर्चा करेंगे बच्चे। मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारणों को क्या करना है, बताना है। ठीक है बच्चे, आप लोग देखोगे ना बच्चे, तो टोटल जब जो महाजनपद दौर आया, ठीक है, ठीक है, महाजनपद, ठीक है, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने थे बच्चे? तो 16 महाजनपद हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप लोग हंस रहे होगे, सर ने मैप, ठीक है, इतना छोटा बना दिया। ठीक है, चलो, तो 16 महाजनपद पूरे भारत के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसमें जो मगध रहेगा ना बच्चे, ये मगध है। ठीक है, मगध, मगध, और इसके आसपास कितने महाजनपद थे बच्चे? भारत और पाकिस्तान में मिलाकर, क्योंकि 2 पाकिस्तान के अंदर थे, एक गांधार था और एक कंबोज था। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन 2 को छोड़ के,
ठीक है, जो 14 महाजनपद थे वो भारत में थे, उन 14 में से ही एक मगध हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चे। आप लोग देखोगे ना कि इन 16 ही महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली बन के उभरा, तो बच्चे कौन उभरा? तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है मगध। तो मगध क्यों उभरा? कुछ तो कारण रहे होंगे, तो यही तो पूछ रहा है कि मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के 2 कारण, सिर्फ 2, समझ रहे ना? वैसे कारण मैं आप लोगों को अनगिनत बता सकता हूं, 5, 6, 7, 8 सब, लेकिन आप लोगों को कितने लिखना है यहाँ पर? तो बच्चे सिर्फ 2 लिखना है। कितने लिखना है? 2 लिखना है। ठीक है, 2 लिखना है। तो 2 कौन कौन से हैं होने, क्योंकि अति लघुत्री में 2 से ज्यादा, मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं बच्चे अब तक आपके एग्जाम में जो आए हैं, अति लघुत्री में 2 से ज्यादा कभी भी कारण नहीं बताने होते हैं। ठीक है, बहुत से बहुत 3 लिख दो, समझ रहे ना? मैं 3 बता दूंगा अभी कितने, लेकिन 3 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। अधिकतम उसने जब बोला है ना उसने कि कितने लिखना है, तो 3 से ज्यादा आप लोगों को बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो बात करें हम लोग पहला कारण। ठीक है, क्या करना है बच्चे हम लोगों को? ठीक है, पहला कारण कौन सा है? तो पहला कारण हम लोग बता देंगे बच्चे यहाँ पर, मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की कैसी स्थिति बच्चे? तो मगध की भौगोलिक स्थिति। ठीक है बच्चे, मगध की भौगोलिक स्थिति हम लोगों को पहला कारण देखने को मिलती है मगध को शक्तिशाली बनाने में। देखो बच्चों, मगध की 2 राजधानी थी। मगध की कितनी राजधानी थी बच्चे? तो 2 कैपिटल थी। एक पाटलिपुत्र थी, एक क्या थी बच्चे? पाटलिपुत्र थी, और एक हम लोगों को देखने को मिलेगी राजगृह। एक कौन देखने को मिलेगी बच्चे हम लोगों को? तो एक हम लोगों को देखने को मिलती है राजगृह। ठीक है, तो 2 कैपिटल। तो भौगोलिक स्थिति किसकी? मगध की। कैसी भौगोलिक स्थिति पता है? पाटलिपुत्र बच्चों चारों ओर से पानी से घिरी थी, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र। तो यहां देखोगे ना, विचित्र बना रहा है हम मगध को। इसका कौन? तो इसकी ज्योग्राफी। तो देखो ना, पाटलिपुत्र दोनों चारों ओर से, ठीक है, किससे घिरी थी? पानी से घिरी थी। और राजगृह बच्चे, राजगृह कुल 5 पहाड़ियों से घिरी थी। कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? तो 5 पहाड़ियों से आप लोगों को यह घिरी हुई दिखाई देगी, 5 पहाड़ियों से घिरी अलग अलग। तो बच्चों, एक राजधानी पहाड़ियों से घिरी और एक राजधानी पानी से घिरी। विचित्र भौगोलिक स्थिति मिली इसको। तो जो शत्रु थे ना, ये जो दूसरे महाजनपद थे, इस मगध पर अटैक करने में 4 बार सोचते थे कि अटैक करें कि ना करें, क्योंकि इनकी कैपिटल तो बड़ी विचित्र है। एक तो पानी में जाना पड़ेगा, एक पहाड़ियों पे जाना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट मिल गया बच्चों किसको? मगध के शासकों। उनके अंदर ये कभी भय आ ही नहीं पाया बच्चे, डर कि हम पे कोई आक्रमण कर सकता है। और ये जो डर नहीं आया ना, तो इनको एक मोटिवेशन मिला इस चीज से। मोटिवेशन क्या मिला? कि खूब बढ़ चढ़ के इन्होंने सैन्य अभियान की, इन महाजनपदों के ऊपर खूब आक्रमण किए, इधर 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 सबको पराजित किया और शक्तिशाली बना दिया इस भौगोलिक ने, इस भौगोलिक स्थिति। तो भैया शक्तिशाली होने में इनकी भौगोलिक स्थिति भी एक कारण है, समझ रहे ना? बस इतना लिख देना, भौगोलिक स्थिति, उदाहरण लिख देना पाटलिपुत्र और राजगृह। ठीक है, सामने ही, ठीक है, लिख दिया, ऐसे लिख देना उदाहरण। उदाहरण में कौन? राजगृह, पाटलिपुत्र, पूरे में से पूरे नंबर देगा। ये तो एक ही पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था बच्चे प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन की बात करें, संसाधनों की बहुलता। बच्चों, बहुलता थी किस चीज की? नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। क्या प्राकृतिक संसाधन? बच्चे, मगध को प्राकृतिक संसाधन में मिला लोहा, गिफ्ट में। क्या मिला बच्चे? तो लोहा मिला। लोहे के साथ साथ में इनको क्या मिला बच्चे? हाथी मिला। इन दोनों का जो भरमार मगध में थी ना, दूसरे महाजनपदों के पास नहीं थी। ठीक है, और इसके पास जब हुई तो ये दोनों चीजों ने, लोहे ने और हाथी ने, मगध को क्या बनाने में हेल्प की बच्चे? शक्तिशाली। बताओ बच्चों कैसे हेल्प की? लोहे ने क्या किया बच्चों पता है? मगध के अंदर जब लोहा, तो यहां के शासक लोहे से बड़े पैमाने पर हथियार बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे? खूब सारे हथियार। और किसको दे देंगे? अपनी मिलिट्री को दे देंगे, सेना को देंगे, जाओ लड़ो। तो लड़ाई होगी, ठीक है, जीतेंगे फिर, यही समझ रहे ना आप लोग? तो वेपन्स खूब सारे मिले लोहे के कारण, और बड़े बड़े हथियार, महाशिला कंटक, रथ मुसल जैसे हथियार बने मगध के अंदर। ठीक है, तो लोहा, हाथी, हाथी का उपयोग 2 तरीके से किया मगध के शासकों ने। एक व्यापार के अंदर किया। कहां किया? व्यापार, व्यापार से आर्थिक ग्रोथ हो गई इनकी। ठीक है, इसके बाद दूसरा
मिलिट्री के अंदर आप लोग देखोगे ना, प्रारंभिक जो डायनेस्टी रही मगध के अंदर, चाहे वो हरियक हो, चाहे वो शिशुनाग हो, चाहे वो नंदा हो, चाहे मौर्य हो, ये सारी डायनेस्टी बच्चे आप लोगों को जो देखने को मिलेगी ये हाथी सेना पर ही निर्भर थी, और हाथी की भरमार थी कहाँ पर? मगध के अंदर। तो भैया प्राकृतिक संसाधन की बहुलता थी, इससे भी मगध क्या हुआ है? शक्तिशाली हुआ है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ में आया? यहां गया कि नहीं? रटना नहीं है, अब रटने वाला तो काम ही नहीं है। कब तक रटोगे, कितना रटोगे, कितना बड़ा सिलेबस है। और इतिहास को तो ठीक है एक वैसे ही टैग मिला हुआ है बेवफा का, ठीक है, रात में पढ़ो और सुबह तक बेवफा, ठीक है। तो इसको आप लोग रट नहीं सकते, इसको सिर्फ आप लोग समझ के एक कहानी के तौर पे और सिर्फ कंसेप्ट के साथ में याद रख सकते हो, ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधन की क्या थी? यहाँ पर बहुलता थी, और उसी के साथ में यहाँ पर भौगोलिक स्थिति थी। इतना समझ में आया? दो कारण एक और बता देता हूँ आप लोगों को, मैं कई सारे बता सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन की मांग ये है कि 2 से 3 आप लोगों को लिखना है। और क्या लिख सकते हो आप लोग? आर्थिक संपन्नता लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चे? आर्थिक संपन्नता भी थी यहाँ पर, आर्थिक संपन्नता थी, ठीक है। संपन्नता कैसी थी बच्चे? आर्थिक संपन्नता। तो बच्चे आप लोग मगध को देखोगे ना, तो मगध मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में पड़ता था। कहाँ पड़ता था बच्चे? मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में, ठीक है, नदियों के क्षेत्र में पड़ता था, नदियों, बिल्कुल। तो नदियों के बेल्ट में पड़ता था ना, तो यहाँ कृषि अच्छी होती थी बच्चे। क्या होती थी यहाँ पर? कृषि, अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष मतलब होता है सरप्लस प्रोडक्शन। कैसा प्रोडक्शन होता था बच्चे इस क्षेत्र में? सरप्लस प्रोडक्शन होता था। और सरप्लस का मतलब क्या होता है? या अधिशेष उत्पादन क्या होता है? कि आवश्यकता से अधिक, जितनी उनकी आवश्यकता होती थी उससे कई गुना बम्पर यहाँ पर क्या होती थी? खेती होती थी। और जब बम्पर खेती होगी ना, तो यहाँ राजा क्या लगाएगा? अतिरिक्त टैक्स लगाएगा ना, तो यहाँ अतिरिक्त टैक्स जनता देगी भी सही, क्योंकि उनके पास भी खूब सारा आ रहा है, तो जनता को देने में कोई समस्या थोड़ी होगी। जनता बढ़ चढ़ के टैक्स देगी, और जब टैक्स देगी ना, तो इस कर आधारित जो आर्थिक संपन्नता आएगी, जब राजा के पास खूब सारा पैसा होगा, तो वो कहाँ लगाएगा? वो वेपन्स बनाने में लगाएगा, अपने हाथियों के अंदर लगाएगा। तो इस पैसे से ही उसने अपनी एम्पायर को कहीं ना कहीं क्या किया? शक्तिशाली किया, मगध को शक्तिशाली बनाया। तो आर्थिक संपन्नता भी हम लोगों को इसका कारण देखने को मिलती है। समझ में आया? 3 कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। अगला क्वेश्चन है बच्चे 1857 के विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। क्या बताना है आप लोगों को? 1857 के विद्रोह के 2 कोई कारण, ठीक है। 1857 के विद्रोह के क्या बताना है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, विद्रोह के कोई 2 कारण आप लोगों को बताने, सिर्फ 2 कारण बताने हैं, ठीक है। 2 कारण क्या क्या है? वैसे फिर बता रहा हूं, यहां हम लोग अति लघुत्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस वाले चैप्टर, इस वाले पार्ट के अंदर। तो आप लोगों को सिर्फ 2, मैं खूब सारे बता सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। 2 कारण 1857 के विद्रोह के कोई 2 कारण बताइए, ठीक है। तो 2 कारण कौन कौन से थे? तो आप लोग लिख सकते हो, एक सामाजिक कारण लिख दो, एक क्या लिख दो बच्चे? एक सामाजिक कारण लिख दो, ठीक है, एक सामाजिक लिख दो, और एक सैन्य लिख दो, ठीक है। एक क्या लिख दो? सैन्य लिख दो, ठीक है। या और भी लिख सकते हो आप लोग, एक तात्कालिक कारण लिख सकते हो, एक तात्कालिक कारण लिख सकते हो, और एक सामाजिक कारण। सिर्फ 2 कारण पूछे हैं। तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का बच्चे? तो चर्बी वाले कारतूस था, चर्बी वाले कारतूस था, ठीक है। इस कारतूस ने तो क्रांति करवा दी थी, चर्बी वाले कारतूस में। और इस चर्बी किस किस की थी बच्चे इस कारतूस के अंदर? तो गाय और आप लोगों को सुअर की चर्बी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बच्चे? गाय और सुअर की चर्बी। ऐसी अफवाह वहां पर उड़ी थी, अब थी या नहीं इसके कोई हम लोगों के पास साहित्यिक प्रमाण तो है, लेकिन पूरा तात्विक हम लोगों के पास नहीं है, ठीक है। उसका कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन ये अफवाह भी थी, तो लेकिन बड़ी तगड़ी अफवाह थी कि क्रांति में हम लोगों को तब्दील होती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो इसके सामाजिक कारण में क्या क्या लिख सकते हो बच्चे? तो अंग्रेजों ने सती प्रथा का क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठीक है। सती प्रथा लिख सकते हो, बाल विवाह लिख सकते हो, ठीक है। बाल विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया, जबकि ये व्यवस्था अच्छी थी भारतीयों के नज़रिए से, ठीक है, उस समय में। इसके बाद विधवा का विवाह करवा दिया, ये भी गलत था, ठीक है। विधवा का विवाह, ठीक है, भारतीयों के हिसाब से ये भी। तो ये सामाजिक में लिख सकते हो, तात्कालिक में। और सैन्य में क्या लिख सकते हो? सैन्य में लिख सकते हो कि भारतीयों के साथ भेदभाव होता था, भारतीय सैनिकों के साथ में, ठीक है। भारतीय सैनिकों को यहाँ ऐसा लिख सकते हो बच्चे आप लोग भारतीय सैनिकों को
भारतीय सैनिकों को ऊंचे ऊंचे पद का ना दिया जाना। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप लोग हैं सैन्य कारण में। दूसरा क्या लिख सकते हो, ठीक है, भारतीय सैनिकों को वेतन, ठीक है, वेतन में कमी ये भी कारण था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग चीजें लिख सकते हो। वेतन, ठीक है, जो अंग्रेज सैनिक का वेतन 10,000 और वहीं उसके मुकाबले में कोई भारतीय सैनिक है तो उसका मात्र 1,000 वेतन। इतना आप लोगों को अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। यह उदाहरण देके समझाया, ऐसा नहीं कि वहां कहीं मिला है कि 10,000 थी अंग्रेज की और भारतीय, सिर्फ समझने के लिए। इतना ज्यादा 90-10 का रेशो आप लोगों को इनके वेतन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये समझ में आया। 2 कारण कोई भी बता सकते हो, या तो ये और ये, या ये और भी है मेरे पास। ठीक है, धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण भी बता सकता हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, राजनीतिक कारण बता सकता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन हमारे पास दीर्घ उत्तरी में ये क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां इसको क्या कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा। चलिए आगे बढ़े बच्चे। अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आपके बीच में, प्रयाग प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अति लघु उत्तरी बच्चों आप लोगों के सामने, कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी। क्या बताना है आप लोगों को बच्चे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए अब बात करें प्रयाग प्रशस्ति की रचना की किसने की थी। ठीक है, इसी पे हम लोगों को चर्चा करना है। ठीक है, कोई बता सकता है क्या कमेंट करके बच्चों, कमेंट करके कोई बता सकता है क्या कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी बच्चे। ठीक है, कोई बता सकता हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ यार। ठीक है, फटाफट कमेंट करो, बताओ जरा जल्दी से प्रयाग प्रशस्ति की रचना, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। और ये भी बता दो कि सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं, फटाफट बताओ आप लोग। चलो कमेंट कमेंट कमेंट, चलो बिल्कुल वेरी गुड बच्चों। प्रयाग प्रशस्ति, पहले तो ये बता दूं आप लोगों को, ये प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, रचना, एक ये प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई बच्चे, हरिशैन। किसके द्वारा की गई, हरिशैन के द्वारा की गई। ये हरिशैन एक कवि हैं, ठीक है, एक मंत्री हैं, एक सेनापति हैं, कई सारे पद पे आप लोगों को, ठीक है, कौन देखने को मिलेंगे, हरिशैन देखने को मिल जाएंगे। हरिशैन किसके दरबारी थे या किसके दरबार में रहते थे बच्चे, तो गुप्त वंश के एक शासक हैं। किसके शासक है बच्चे, गुप्त वंश के एक शासक देखने को मिलेंगे आप लोगों को, जिनका नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है, किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है, इनका नाम खूब सुना आप लोगों ने, समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा वी.ए. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त के दरबार में ही हम लोगों को हरिशैन देखने को मिलते हैं। और हरिशैन ने प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग मतलब समझते हो ना, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद के अंदर एक लेख लिखवाया। और हरिशैन ने इस प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखवाया, क्या लिखवाया, मुद्दा तो ये भी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति में किसके संबंध में जानकारी मिलती है या किसकी विजयों की जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त की। देखो समुद्रगुप्त के ही दरबारी कौन है, हरिशैन। और हरिशैन क्या लिख रहे हैं बच्चे, एक प्रशस्ति, ऐसी एक प्रशस्ति है छोटी सी, ठीक है, हम लोगों को ऐसी प्रशस्ति एक शिला पर लिखी हुई मिलती है। उसमें क्या लिखवाया हरिशैन ने कि समुद्रगुप्त ने फलानी फलानी क्या की, विजय की। ठीक है, यहाँ की उत्तर भारत की विजय की, दक्षिण भारत की विजय की, आठवीं राज्यों की विजय की, सगों को पराजित किया, कुषाणों को पराजित किया, पूरी ये डिटेल में एक प्रशस्ति के ऊपर लिखवाया किसने, हरिशैन ने। लेकिन इस पे विजय किसकी मिलती है, समुद्रगुप्त की ही मिलती है। समुद्रगुप्त ने जो अलग अलग क्षेत्रों को जीता, हरिशैन ने इस प्रशस्ति के माध्यम से यहाँ पर लिखवाने का काम किया। समझ में आया। तो आप लोगों को यही क्वेश्चन ऐसा उलट करके भी पूछ सकता है। ठीक है, किसमें, तो वो बहुविकल्प में पूछा जा सकता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके संबंध में किसकी विजयों की जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त की हम लोगों को देखने को मिलती है। चले बच्चे आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे, बताओ जल्दी से। चलिए इसका उत्तर, भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। क्या बताना बच्चे, भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताओं को आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर बताना है। ठीक है, फटाफट बताएं जरा आप लोग, भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए, फटाफट बताएं आप लोग। ठीक है, फटाफट बताओ जल्दी से बच्चों,
भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषताएं बताएं आप लोग, ठीक है। कमेंट करो आप लोग फटाफट, बताओ जल्दी से भारतीय संविधान। चलिए बच्चों, लिख रहे हैं कुछ लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों बात करें भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए, तो आप लोग सिर्फ अति लघुत्तरी में लिखना है। 3 कोई भी विशेषता बता दो, जैसे हमारे संविधान का पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होना, ठीक है, सबसे बड़ा संविधान होना, इसका भी टैग है हमारे पास संविधान के पास। लिखित हम लोगों का संविधान तो है, ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों को कठोर और लचीलेपन का एक मिश्रण देखने को मिलता है, ये भी इसकी क्या है बच्चे, एक तो विशेषता हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोगों को हमारे संविधान की क्या देखने को मिलती है, विशेषता देखने को मिलती है। मौलिक कर्तव्यों, इसके बाद मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्वों का जो मिश्रण हम लोगों को देखने को मिलता है, ये भी इसकी क्या है बच्चे, विशेषता देखने को मिलती है। संघीय विशेषता हम लोगों को इसकी एक विशेषता देखने को मिलती है, संघीय ढांचा। तो सारी आप लोगों, बहुत सारी गिना सकता हूँ मैं आप लोगों को, 20, 25, 30, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 3 लिखना है। तो एक तो लिखित संविधान वाली लिख देना, एक जो संविधान का जो स्रोत है, सोर्स है, वो विभिन्न देशों से लिया गया, ये भी एक इसकी विशेषता है बच्चों, ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। कई सारी है, मैंने दोहरा, आप लोग इसको पीछे करके देख लेना कि कौन कौन सी मैंने यहाँ पर दोहराई है। चलिए अगला क्वेश्चन ले बच्चे। अब आ रहा है आपके पास लघु उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय आ रहा है, मतलब अब आप लोगों को मिनिमम कितने शब्दों में लिखना है बच्चों, तो 100 शब्दों में लिखना है। कितने शब्द लिखने हैं बच्चे आप लोगों को, तो 100 शब्द आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं। कितने शब्द लिखना है प्यारे बच्चों, तो 100 शब्द आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। और 100 शब्द में, ठीक है, आप सब जानते हैं कि मिनिमम 1 पेज तो पूरा लिखना ही है, हो सके तो दूसरा भी लिख देना, कोई समस्या नहीं आएगी, समझ रहे ना। 1.5 पेज तो होना ही चाहिए कम से कम। चलिए आगे बढ़े। अब असहयोग का क्या तात्पर्य है, असहयोग आंदोलन के कारणों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन के कारणों को आप लोगों को क्या करना है बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर उसको आप लोगों को बताना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों से ये टर्म मैंने ही लिखी है बच्चे आप लोगों के लिए, कि वो असहयोग से पहले आप लोगों से ऐसा भी पूछ सकता है कि असहयोग शब्द का क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, इसी पे चर्चा करें। तो बच्चे असहयोग का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का सहयोग ना करना। और गांधी जी के द्वारा बच्चे, ठीक है, जब अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को जो भारत पर जब उनके अत्याचार बढ़े, तो गांधी जी ने फाइनली कह दिया कि अब अंग्रेजों के साथ में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर वो एक आंदोलन छेड़ेंगे, असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसी के मुझे आप लोगों को क्या बताना है, कारण बताना है। क्या बताना है बच्चे, क्या क्या कारण रहे, इन कारण को आप लोगों को डिटेल करना है। क्या करना है बच्चे आप लोगों को, डिटेल। तो असहयोग आंदोलन का पहला कारण जो देखने को मिलता है ना बच्चे, एक कारण से लगातार फिर कारण ही कारण बनते गए बच्चे। जैसे बात कर लें रोलेट एक्ट का आना, कौन से एक्ट का आना बच्चे, तो रोलेट एक्ट का आना। ये रोलेट एक्ट कब आया बच्चे, तो 1919 में, ठीक है, मार्च 1919 में ये हम लोगों को लागू होता हुआ दिखाई दिया। इस रोलेट एक्ट में क्या बात की पता है अंग्रेजों ने, इसमें बच्चों बात की रोलेट एक्ट में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसमें अंग्रेजों ने कहा कि मजिस्ट्रेट को ये पावर होगी कि बिना कारण बताए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकता है। जब ये बिल पारित हो गया, पास हो गया बच्चे, कानून बन गया, तो इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काले कानून की संज्ञा दी गई कि मजिस्ट्रेट यही नहीं बताएगा कि तुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, तो ये तो बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून हम लोगों को देखने को मिलेगा। और कई बेकसूर भारतीयों को यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए लाया गया था। क्यों लाया गया था, क्योंकि अंग्रेज जो प्रथम विश्व युद्ध था 1918 में वो जीत चुके थे, वो पावरफुल होते जा रहे थे, ठीक है। जिन भारतीयों ने 1914 से 1918 में उनका सहयोग किया, ठीक है, इसको कहते हैं गद्दारी करना, वो यहाँ पर इसके माध्यम से गद्दारी करते हुए दिखाई देंगे। कौन, अंग्रेज, ठीक है। तो रोलेट एक्ट का आना बच्चे, ठीक है, रोलेट एक्ट।
दूसरा बात करें रोलेट एक्ट, दूसरा कारण क्या है, यह आप लोगों को रोलेट एक्ट के बारे में लिखना है। दूसरा क्या था बच्चे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधार। दूसरा क्या देखने को मिलता है बच्चे हम लोगों को, ठीक है, मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड, ठीक है, चेम्सफर्ड सुधार। ये भी कब का बात है बच्चे, 1919 की है। ठीक है, ये भी कब की बात है बच्चे, 1919 की है। और इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधार को भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं। इसी का एक और नाम क्या है बच्चे, तो भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1919 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहां लिखा बच्चे जरूर सुधार नाम हो, लेकिन इसने बिगाड़ा ही था। ठीक है, कहने को सिर्फ क्या है बच्चे, ये सुधार है, लेकिन ये सुधार नहीं है, बिगाड़ने का काम है। इसमें अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे पता है, इसमें अंग्रेजों ने किया कि भैया हम आपको कुछ पार्लियामेंटल राइट्स देंगे, ठीक है, कुछ संवैधानिक अधिकार देंगे हम आप लोगों को। और क्या अधिकार दिए पता है, इन लोगों ने कहा कि जो विधानसभाएं होंगी, ठीक है, इसमें दो प्रकार के हम लोग विषय बना रहे हैं आप लोगों के लिए। कितने प्रकार के विषय, दो प्रकार, एक आरक्षित विषय होंगे और एक हस्तांतरित होंगे। आरक्षित विषय मतलब जितने भी मेन टॉपिक होंगे ये इस सुधार के तहत, सुधार तो ये उनके लिए है ना, अंग्रेजों के लिए, जो आरक्षित विषय थे, जो मेन विषय थे, ठीक है, जो पैसे वाले विषय थे, जहां से रेवेन्यू आता है या जो भी पावर वाले थे, वो सारे अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। ठीक है, ये सारे किसने रख लिए बच्चे, अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। और स्थानांतरित जितने भी भीख मंगे विषय थे, जितने भी भीख मंगे विषय थे, जिनमें कोई पावर नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ वहां काम ही करना था आपको, वो सारे दे दिए गए भारतीयों को। ये कहां की बात हो रही बच्चे, तो प्रांतों के अंदर दोहरी शासन व्यवस्था। और ये दोहरी शासन व्यवस्था तो चेम्सफर्ड सुधार ने या भारत शासन अधिनियम 1919 ने प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की। और दोहरी शासन व्यवस्था क्या, आरक्षित विषय अंग्रेजों के पास और स्थानांतरित विषय किसको दे दिए गए बच्चे यहां पर, तो ये दे दिए गए भारतीयों को। समझ रहे हैं, और इसका भी विरोध किया जाएगा कि भैया तुमने तो हमारे पास कुछ दिया ही नहीं, पावर, काम करने की पावर ही नहीं हमारे पास, क्या काम करेंगे, सब तो तुमने रख लिए, सारे पैसे वाले विषय तुमने रख लिए, जहां हम लोग कह सके कि ये हमारा हक है, हमको ये इस टाइप से, ये भी इस प्रकार के भारतीयों के पास विषय नहीं थे। ठीक है, दो इसका भी विरोध बढ़ चढ़ के होगा। तो ये दो बिल आ चुके थे बच्चे। अब इन्हीं के विरोध में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि घटना होती हुई दिखाई देगी। ये सब असहयोग आंदोलन के कारण है बच्चे। ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट का आना, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 का आ जाना, ठीक है, और फिर इनके विरोध में, ठीक है, जलियांवाला बाग के अंदर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सत्यपाल मलिक जैसे लोग, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की रैली निकालना, उसके अंदर अंग्रेजों के द्वारा दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लेना, और फिर उनको गिरफ्तार करने के बाद हम लोगों को जलियांवाला में जो लोग बैठेंगे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे शांतिपूर्वक, उन पर अंग्रेजों के द्वारा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोली चलवा देना। समझ रहे हैं, ये भी एक असहयोग आंदोलन का कारण बनेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है बच्चे, इस हत्याकांड के बाद ही हम लोगों को गांधी के रुख में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वह गांधी जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, ठीक है, यह कहते हुए पाए गए, ठीक है, क्या कहते हुए पाए गए कि अंग्रेजों की सहायता की जानी चाहिए इस युद्ध में, क्योंकि वो जब हम जीत गए तो हम लोगों को कुछ देंगे, या डोमिनियन स्टेट दे दें, या स्वतंत्र कर दें, या इस टाइप से गांधी को उम्मीद थी। ठीक है, लेकिन वो अंग्रेजों की फितरत से ज़्यादा परिचित इस समय नहीं थे, क्योंकि लाइक लंबा समय वो 21 साल अफ्रीका के अंदर गुजार के आ रहे थे, विदेशों के अंदर। ठीक है, जब वो यहाँ आके देखते हैं कि ये रोलेट एक्ट का आना, मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड, और उसी साल 1919 में ही, ठीक है, सब सडनली चीज़ें हो रही हैं ये। ठीक है, 1901 ही 1-2 महीने के अंतर की सारी घटनाएं हैं। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, और गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद निश्चय कर लिया कि अब मुझे असहयोग आंदोलन, मतलब अब अंग्रेजों के साथ में किसी भी प्रकार का सहयोग हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, और क्या कारण हो सकते हैं बच्चे, तो प्रथम विश्व युद्ध भी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में जब गांधी जी ने आह्वान किया, और भी कई लोगों ने आह्वान किया कि अंग्रेजों की सहायता की जानी चाहिए, अंग्रेजों ने वैसे सारे भारतीयों को बिना कहे ही प्रथम विश्व युद्ध के अंदर झोंक दिया था, जिससे क्या हुआ, भारत में बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी। ठीक है, भारतीय संसाधनों का दोहन किया। तो ये भी असहयोग आंदोलन का एक कारण बनेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों
को और अधिक गरीबी की ओर, बेरोजगारी की ओर धकेला गया। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन से मुक्ति के लिए ही असहयोग आंदोलन यहाँ पे चलाया जाएगा। तो ये 4 कारण हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप लोग यहाँ पे डिटेल में इनको क्या कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। समझ में आया था ना बच्चों? फटाफट बताओ, जल्दी से कमेंट करके कमेंट करो और बताओ कि हाँ सर हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। जल्दी से। फिर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। कब हुआ बच्चे? तो 1 अगस्त 1920 से हम लोगों को इसकी शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और भी लिख सकते हो आप लोग कारण में। ये 5वां कारण बता दूं आप लोगों को, खिलाफत। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, या खलीफा के पद का समाप्त होना, इसको खलीफा के पद का समाप्त होना, ये भी लिख सकते हो आप लोग कि इसमें असहयोग आंदोलन के प्रारंभ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये 5 कारण आप लोगों को मैंने बताए हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्या आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के आरंभिक समाज की प्रमुख विशेषताओं का। पूरा प्राचीन भारत का जो आरंभिक समाज था ना बच्चे, ठीक है, उसकी प्रमुख विशेषताएं आप लोगों को बतानी है। क्या बतानी है आप लोगों को इस क्वेश्चन में? और आएगा क्वेश्चन। ठीक है, यह आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के आरंभिक समाज की प्रमुख विशेषताओं पे क्या करना है बच्चे आप लोगों को? तो इसका वर्णन करना है। ठीक है, चलो बात करें बच्चे, इसमें क्या लिखना है बच्चों आप लोगों को? जितना भी प्राचीन समाज है ना आप लोगों को, समाज में, ठीक है, परिवार, किसमें बच्चे? परिवार। ठीक है, परिवार पे लिख दें आप लोग। स्त्रियों की दशा पे लिख दो। किस पे लिखो बच्चों? स्त्रियों की दशा। जो भी आप लोगों ने प्राचीन भारत के अंदर देखी, स्त्रियों की दशा पे। ठीक है, इसके बाद दासों के ऊपर लिख दो, दास प्रथा के ऊपर बच्चे। ठीक है, दास प्रथा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर लिख दो। किसके ऊपर लिख दो बच्चे? शिक्षा के ऊपर लिख दो। गोत्र के ऊपर लिख दो। ठीक है, गोत्र के ऊपर लिख दो। जीवन शैली के ऊपर लिख दो। किसके ऊपर लिख दो बच्चों? जीवन शैली के अंदर। मैं एक एक करके भी डिस्कस भी कर लूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, परिवार, स्त्रियों की दशा, दास प्रथा, शिक्षा, गोत्र। ठीक है, आश्रम व्यवस्था पे लिखना चाहो तो उस पर लिख सकते हो, क्योंकि आरंभिक समाज की प्रमुख विशेषताएं आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लें बच्चे। आरंभिक समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन क्या है? तो बच्चे परिवार, आप लोग देखोगे ना, जब से हम लोगों का 6वीं शताब्दी बीसी, कब की बात करें हम लोग? 6वीं शताब्दी बीसी से 6वीं शताब्दी एडी तक हम लोग बात करें। ठीक है, इस टाइम के बीच में 600 बीसी से हम लोग भारतीय समाज की शुरुआत देखते हैं ना बच्चे, तो हम लोग देखते हैं कि पितृसत्तात्मक हम लोगों का समाज हम लोगों को देखने को मिलता है। कैसा समाज देखने को मिलता है? यहाँ लिखना है आप लोगों को, पितृसत्तात्मक समाज। और उसमें हमारे घर के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा का होना, सब एक साथ रहना, भाईचारे पर आधारित और उचित समतावादी व्यवस्था के साथ समतामूलक समाज का हम लोगों को ये एक आदर्श रूप यहाँ पर दिखाती हुई दिखाई देंगे। ठीक है, आरंभिक समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों का आप लोग यहाँ पर प्रयोग करें। ठीक है, तो ये बात हुई हम लोग परिवार की। परिवार में ही हम लोग देखेंगे ना, तो पिता के बाद पूरी संपत्ति का मालिक जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो कौन देखने को मिलेगा? बड़ा पुत्र देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा बच्चे? तो बड़ा पुत्र देखने को मिलेगा। ऐसा उल्लेख हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है? तो ये वैदिक सभ्यता के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। सत्ता को लेकर भी यही बात की गई कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, राजा का जो राजा बना, राजा का जो पुत्र होगा, ठीक है, वही आगे चल के क्या बनेगा? तो उसके वंश को संभालेगा, उसकी डायनेस्टी को संभालेगा। तो ये परिवार पर चर्चा हुई। स्त्रियों की दशा की बात करें तो बच्चों, स्त्रियों की दशा इस आरंभिक समाज में हम लोगों को कई बार अप एंड डाउन होती हुई दिखाई देती है। क्या होती हुई दिखाई देती है? हम लोगों को अप एंड डाउन होती हुई दिखाई देती है। तो आप लोगों को लिखना भी है कि प्रारंभिक समाज में स्त्रियों की दशा हम लोगों को अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि आप लोग देखोगे तो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं को उपनयन संस्कार करने का राइट था। ठीक है, उनको सभा, समिति, विदत और गण में रहने संबंधी अधिकार था। और तो और उन्हें वैदिक शिक्षा हासिल करने की भी उनके पास क्या थी? तो राइट या उनके पास अधिकार हम लोगों को देखने को मिलते हैं बच्चे। ठीक है, अब बात करें हम लोग इसमें आगे, फिर महिलाओं की स्थिति में गिरावट कब आई? तो बच्चे उत्तर वैदिक काल के बाद पूरे प्राचीन इतिहास में, ठीक है, हम लोगों को या पूरे प्राचीन समाज के अंदर हम लोगों को महिलाओं की स्थिति डाउन 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 जाती हुई दिखाई देती है। तो उत्तर वैदिक काल में किस, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर उत्तर वैदिक काल का रेफरेंस लेके लिखना पड़ेगा बच्चे कि उत्तर वैदिक काल में जो भारतीय महिलाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, उनसे उपनयन संस्कार का जो राइट उनको पूर्व वैदिक काल में मिला था, उनसे छीन लिया गया। सभा समिति में रहने संबंधी राइट उनसे छीन लिए गए। ठीक है, सिर्फ उनका वैदिक
शिक्षा हासिल करने का ही अधिकार उनके पास रहे। उत्तर वैदिक काल में ही उन्हें मोक्ष का भागी नहीं माना गया। तो कई सारे आप लोग देखोगे तो महिलाओं की स्थिति और लगातार गिरावट आई है। गुप्त काल तक आते आते तो सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने जन्म ले लिया। ठीक है, देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियों ने क्या ले लिया, जन्म ले लिया, जिससे महिलाओं की स्थिति हम लोगों को और निम्नतम देखने को मिलती है। इस प्रकार के कंटेंट का आप लोगों को क्या करना है बच्चे, प्रयोग करना है आप लोगों के आंसर के अंदर। क्या करना है बच्चे आप लोगों को, इस प्रकार आप लोगों को आपके आंसर में शब्दों का प्रयोग करना है। दास प्रथा, किस पे बात करें बच्चे हम लोग, दास प्रथा पे बात करें। तो दास प्रथा की बात करें, दास प्रथा पे आप लोगों को क्या लिख सकते हो आप लोग, तो दास प्रथा, ठीक है, इसका उल्लेख हम लोगों को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीज की इंडिका में हम लोगों को देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, और दास और दासियों दोनों का ही हम लोगों को, ठीक है, प्रयोग देखने को मिलता है। दासों का प्रयोग और दासियों का प्रयोग गृह कार्यों में करवाया जाता था, घरेलू कार्यों के अंदर करवाया जाता था। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम लोगों को लगभग 9 प्रकार के दासों का उल्लेख देखने को मिलता है। कितने प्रकार के बच्चे, तो 9 प्रकार के दासों का हम लोगों को उल्लेख भी देखने को मिलता है। शिक्षा की बात करें, ठीक है, शिक्षा पे, ठीक है, सब आप लोगों को जो बता रहा हूं ना बच्चे, समझ में तो आ रहा ना आप लोगों को, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, तो बच्चे आरंभिक समाज में जो शिक्षा थी ना, वो हम लोगों को मौखिक रूप में देखने को मिलती है, चाहे वो पूर्व वैदिक काल हो। पूर्व वैदिक काल में पूरी जो शिक्षा थी, जो वेद थे बच्चे, मौखिक रूप में ही डिलीवर हुए। मौखिक शिक्षा प्रारंभ क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, इसका मोटो क्या रहा होगा, तो ये तर्क क्षमता, सोचने की क्षमता, ठीक है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोग बात करें, ठीक है, उस पर बड़ा ही ये अपना ध्यान रखते होंगे। ठीक है, मौखिक शिक्षा, मौखिक शिक्षा मतलब क्या, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा बोलने पे बल देते थे ये। तो इसका उद्देश्य क्या था, ज़्यादा इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को क्यों लेकर आए, तो ये कहीं ना कहीं अपनी जो बौद्धिक चेतना है या तर्क क्षमता है उसको विकसित करने को ही इस चीज़ को उसके लिए लाए होंगे बच्चे। ठीक है, शिक्षा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप लोग जाओगे, उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम चरण चल रहा था बच्चे, लगभग 6वीं से 7वीं BC के आसपास, तो यहाँ आप लोग देखोगे तो शिक्षा हम लोगों को लिखित होती हुई दिखाई देती है। यहाँ हम लोगों को संस्कृत भाषा का विकास होता हुआ दिखाई देता है। चारों वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में कब 600 से 700 BC के आसपास होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और शिक्षा तब से हम लोगों को मौखिक से लिखित, ठीक है, हम लोगों को होती हुई दिखाई देती है। फिर लिखित और मौखिक दोनों रूप में हम लोगों को, ठीक है, आरंभिक समाज के अंदर फिर आगे ये बढ़ती हुई हम लोगों को दिखाई देगी। ठीक है, चलिए शिक्षा, गोत्र, गोत्र पे लिख सकते हो बच्चों, गोत्र पे आप लोग लिख सकते हो। गोत्र व्यवस्था की पहली बार चर्चा हम लोगों को यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था ने क्या लिया था बच्चे, जन्म लिया था। इसमें नियम बनाए गए थे समाज के कि हम आपस में, एक कबीले के लोग, ठीक है, एक आपस में विवाह नहीं करेंगे, और भी कई सारे ऐसे नियम थे। तो एक गोत्र वाले आपस में विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की चर्चा हम लोगों को, ठीक है, आरंभिक समाज में देखने को मिलती है। तो गोत्र पे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद विवाह पे लिख सकते हो आप लोग। क्यों, किस पे लिख सकते हो बच्चे, विवाह पे भी लिख सकते हो आप लोग। किस पे लिख सकते हो बच्चों, आप लोग विवाह पे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वेदों के अंदर 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा, आगे चलकर मनु स्मृति में भी 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा, और मनु स्मृति में ही कहा गया कि 4 मान्य विवाह थे और 4 अमान्य विवाह हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो विवाहों पे आप लोग लिख सकते हो, चाहे वो प्रजापति विवाह हो, चाहे वो देव विवाह हो, चाहे वो हम लोगों को अर्श विवाह देखने को मिले, चाहे वो ब्रह्म विवाह देखने को मिले हम लोगों को, और जो अमान्य थे बच्चे, ठीक है, चाहे वो असुर, राक्षस, पिशाच, ठीक है, इन पे भी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, फिर बात करें जीवन शैली में क्या लिख सकते हैं। जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मतलब आप लोग कहते हो ना, मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी नहीं है। लाइफ स्टाइल मतलब जो सुबह से उठ के आप लोग शाम तक जो खाते पीते हो, जो पहनते हो, ठीक है, जो मनोरंजन करते हो, ठीक है, जितनी भी आपकी गतिविधियां होती हैं सब किस में आती हैं बच्चे, जीवन शैली में। तो इसमें क्या क्या लिखना होता है, सब समझा रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को रटना ना पड़े। ठीक है बच्चे जी, इसमें क्या लिख सकते हो आप लोग, भोजन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चे, भोजन लिख सकते हो। इसमें वेशभूषा लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, वेशभूषा लिख सकते हो बच्चे। ठीक है, इसके अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो, मनोरंजन लिख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग आरंभिक समाज में आप लोग देखोगे ना, जीवन शैली में सबसे पहले भोजन, तो वेदों के अंदर देखो, वेदों में पूर्व वैदिक काल में इनके मुख्य खाद्य पदार्थ क्या थे, तो दूध से बनी वस्तुएं ही आप लोगों को देखने को मिलती हैं, चाहे वो दूध, दही, छाछ जैसे प्रोडक्ट क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि उनकी मुख्य संपत्ति क्या थी, गाय थी। ठीक है, गाय पे बड़ा बल था। अनाज पूर्व वैदिक काल में देखने को नहीं मिलते, सिर्फ यव अर्थात जौ के अलावा हम लोगों को अनाज देखने को नहीं मिलता है।
ठीक है, वेशभूषा की बात करें तो 3 प्रकार के इनके वस्त्र होते थे। नीवी हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, एक अधिवास हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, एक वास, अधिवास और नीवी, 3 प्रकार के वस्त्र ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? तो ये आरंभिक समाज के अंदर, वेदों के अंदर इस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें बच्चे मनोरंजन। मनोरंजन में आप लोग देखोगे तो मनोरंजन में संगीत, नृत्य, आरंभिक समाज में, ठीक है, संगीत, नृत्य, ठीक है, इस प्रकार के हम लोगों को गतिविधियां, पासा खेलना, घुड़दौड़, तमाम प्रकार की चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। किसमें? मनोरंजन के अंदर। इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन लो। चलो इतना बोलो जल्दी से कि हाँ सर, अच्छे से हम लोगों को समझ में आ चुका है। बोलो जल्दी से कि हाँ बच्चों, हम लोगों को बताओ जल्दी से, अच्छे से कमेंट कर दो आप लोग कि हाँ सर, बहुत बढ़िया तरीके से आ चुका है हम लोगों को। चलिए आ गए हैं आप लोगों को कमेंट, मजा आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे? बौद्ध त्रिपिटक के विषय में संक्षेप में उल्लेख कीजिए। बौद्ध त्रिपिटक के विषय में संक्षेप में क्या कीजिए बच्चे? तो उल्लेख कीजिए। ठीक है, बौद्ध त्रिपिटक के विषय में संक्षेप में क्या करना है बच्चों? आप लोगों को उल्लेख इसका करना है। ठीक है, चलिए बता दो बच्चों, बौद्ध धर्म के विषय में बच्चे, बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक हैं। 3 त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियों की संज्ञा इनको दी जाती है। तीन त्रिपिटक। वैसे आप लोग बताओ ना बच्चे, जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जब तक जीवित रहे उनके जीवन काल में कोई भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ नहीं लिखा गया था। फिर आगे चलकर आप लोग देखोगे जो उनकी मृत्यु हुई 483 बीसी में। कब मृत्यु हुई बच्चे उनकी मृत्यु? तो 483 बीसी में। इसी तारीख को अजातशत्रु ने उनके शिष्यों को सभी को इकट्ठा किया और उनके उपदेशों को लिखने के लिए, ठीक है, एक संगति का आयोजन करवाया जिसे प्रथम बौद्ध संगति भी कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि आनंद के द्वारा एक सूक्त पिटक लिखा गया। कौन सा पिटक लिखा गया? सूक्त पिटक। एक उनके एक और शिष्य थे उपाली, उनके द्वारा विनय पिटक लिखा गया। कौन सा पिटक लिखा गया? विनय पिटक लिखा गया। और आगे चल के अशोक ने जो तीसरी बौद्ध संगति जो आयोजित की थी बच्चे पाटलिपुत्र के अंदर, उसमें मोगलीपुत्र शिष्य ने अभिधम्म पिटक लिखा। तो 3 पिटक जो है ना बच्चे अलग अलग, ठीक है, इन्हें ही संयुक्त रूप से 3 पिटक कहा जाता है। कौन कौन से बच्चे? एक सूक्त पिटक, एक सूक्त पिटक, ठीक है, एक सूक्त पिटक, एक विनय पिटक बच्चे, एक विनय पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक। एक कौन सा पिटक है? तो ये एक अभिधम्म पिटक हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये 3 पिटक हम लोगों को अलग अलग देखने को मिलते हैं, सूक्त, ठीक है, विनय और अभिधम्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चे हम लोग। अब आगे चर्चा करें हम लोग इसमें सूक्त पिटक में क्या है, क्योंकि आप लोगों को 100 शब्द लिखने हैं। ठीक है, सूक्त पिटक में क्या देखने को मिलता है? तो गौतम बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है। किसका संग्रह देखने को मिलता है? पहले तो क्या लिखोगे, किसने लिखा है इसको सूक्त पिटक को? तो आनंद, गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य थे और इसमें गौतम बुद्ध के धार्मिक उपदेश हैं बच्चे। विनय पिटक किसने लिखा है? उपाली के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या लिखोगे? तो इसमें जो बौद्ध धर्म का संघ यूनियन होता है ना, उसको संचालित करने के लिए नियम और विनियमों का संग्रह किया गया है। ठीक है, ये आप लोग इसमें लिख सकते हो। फिर बात करें हम लोग इसमें अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक क्या है? तो अभिधम्म पिटक को लिखा है मोगलीपुत्र तिष्य ने। ठीक है, और इसमें गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों को, उनके जो फिलोसॉफी वाले जो थॉट थे, उनको कहां पे संग्रहित करके रखा गया है? तो अभिधम्म पिटक के अंदर, ठीक है, लिखा गया है। ठीक है, समझ में आया बच्चे? इन्हीं ही तीनों पिटक को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि पाली भाषा में। ये तीनों कौन सी भाषा में बच्चे? तो पाली भाषा में, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस में दिए थे बच्चे? तो पाली भाषा में ही दिए थे, इसीलिए इन तीनों पिटकों को किस में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए समझ में आया इतना? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन आ रहा है चंपारण, अहमदाबाद
और खेड़ा में गांधी जी के अभियानों का क्या महत्व था। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी के अभियानों का क्या महत्व था। ठीक है, चलो फटाफट कोई बता सकता है क्या? नहीं तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। बच्चों, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटकर भारत आए 21 साल बाद। अब गांधी जी आए ना, तो उन्होंने बच्चे पहली बार अपने राजनीतिक जीवन की कहीं से शुरुआत की, तो चंपारण से। कहां से बच्चे? चंपारण के अंदर 3 कठिया पद्धति को लेकर, ठीक है, हम लोगों को देखने को मिलेगा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक है, ये सफल रहे। चंपारण के अंदर ये बात थी 1917 की। कब की बात थी बच्चे? 1917 की। ठीक है, इन तीनों का हम लोगों को अंत में गांधी जी के अभियानों का महत्व बताना है। ठीक है, आगे देखोगे 1918 में, ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मिल, यहाँ पर यूनियन मिल के जो मालिक थे उनके द्वारा मिल मालिकों को जो अतिरिक्त पेंशन होता है वो ना दिया जाना। ठीक है, गांधी जी ने इसको भी पास आउट करवाया। खेड़ा के अंदर किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे, ठीक है, उसको भी गांधी जी ने क्या किया? तो गांधी जी ने तीनों ये मूवमेंट चलाए थे, आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो बच्चों, इन तीनों आंदोलन ने गांधी जी को क्या बना दिया पता है? गांधी जी को भारतीयों का एक राजनीतिक लीडर बना दिया। ठीक है, पूरे भारत में गांधी जी इन 3 आंदोलनों के माध्यम से यकायक हम लोगों को क्या होते हुए दिखाई दिए? तो स्टार बनते हुए दिखाई दिए। ठीक है, और इन तीनों में गांधी जी का जो दृष्टिकोण रहा ना जनता के प्रति, वो हम लोगों को, ठीक है, विनम्र हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, गांधी जी के अंदर, ठीक है, उन जनता के प्रति सहानुभूति, समानुभूति जैसे हम लोगों को, ठीक है, उनके आचरण में, उनकी अभिव्यक्ति में हम लोगों को ये शब्द हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में गांधी जी के अभियानों का क्या महत्व था? तो यही है। ठीक है बच्चों, तो गांधी जी, इस पे आप लोगों को लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या ले बच्चे हम लोग? अगला क्वेश्चन आ रहा है, चर्चा कीजिए अलवार, नैनार और वीर सेवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। ठीक है, चर्चा कीजिए अलवार, नैनार और वीर सेवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की। बच्चों, इसमें आप लोगों को लिखना है कि जो अलवार और नैनार संतों ने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी ना बच्चों, इसमें आप लोग देखोगे ना, अलवार के अंदर बच्चे, अलवार के अंदर 12 संत थे, नैनारों के अंदर 63 आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आप लोग देखोगे ना, इन्होंने, सभी लोगों ने, चाहे वो अलवार, नैनार और वीर से हो, इन्होंने जाति प्रथा, क्योंकि भक्ति आंदोलन जाति प्रथा, जो ब्राह्मणवाद था, वैदिक धर्म की जो जटिलता थी, उसको तोड़ने के लिए ही तो हम लोगों को भक्ति आंदोलन आता हुआ दिखाई देता है बच्चों। और ये जो भक्ति संत थे, इन्होंने जात पात, ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए ही आप लोग देखोगे ना कि ये जो 63 नैनार है, इसमें से कई आप लोगों को अस्पृश्य अर्थात शूद्र आप लोगों को संत देखने को मिलेंगे। इसमें भी अलवारों में भी आप लोगों को कई सारे, ठीक है, अस्पृश्य। तो जाति प्रथा के बंधन को तोड़ने के लिए ही उन्होंने, ठीक है, अस्पृश्यों को भी क्या बनाया इस काल में, तो हम लोगों को संत बनते हुए दिखाई देंगे। वो एक अस्पृश्य भी हम लोगों को इस काल के अंदर क्या देते हुए दिखाई देंगे? तो उपदेश देते हुए दिखाई देंगे। तो जाति प्रथा के बंधन को यहाँ पर क्या किया गया था बच्चे? तोड़ा गया था। वो आलोचना की दृष्टि से अलवार और नैनार देखते थे। ठीक है, दिव्य प्रबंधन में उल्लेख भी मिलता है हम लोगों को, जो कि नैनारों का एक ग्रंथ हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें भी जाति प्रथा की खूब आलोचना की गई है बच्चों। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप लोगों को लिखना है, अलवार और नैनारों ने, ठीक है, जाति प्रथा पे किस प्रकार से आलोचना प्रस्तुत की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? इब्न बतूता द्वारा भारतीय चित्रण के संबंध में डाक व्यवस्था का क्या कीजिए? संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, डाक व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता ने क्या लिखा है? आप सब जानते हैं बच्चों के इब्न बतूता, ठीक है, 1333 में, कब की बात है बच्चे? 1333 में ये हम लोगों को मोरक्को से, कहां से बच्चे? तो मोरक्को से ये हम लोगों को कहां आते हुए दिखाई देंगे? भारत, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, MBT, किसके समय आते हुए दिखाई देंगे? MBT 1333 में आए बच्चे, 1342 तक MBT के समय में ही, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही ये हम लोगों को काजी के पद पे देखने को मिलेंगे। कौन से पद पे देखने को मिलेंगे? काजी ये एक न्याय का पद था बच्चे, न्याय, जस्टिस का। ठीक है, काजी के पद पे बिठाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। ठीक है, इस दौरान ही रहते हुए 1333 से बच्चे 1342 तक, इसी दौरान आप लोग देखोगे ना, इन 8, 9, 10 सालों में इब्न बतूता ने, ठीक है, भारत में रहते हुए किताब लिखी जिसे कहा जाता है रिहाला। ठीक है, रिहाला भी कहते हैं इसको।
ठीक है, इसका एक और नाम भी बच्चे सफरनामा। इस सफरनामा में ही उन्होंने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक या सल्तनत कालीन जो डाक व्यवस्था थी या संचार प्रणाली थी, क्या थी बच्चे, संचार प्रणाली पर इन्होंने क्या किया बच्चे, डिस्कस किया। वो कहते हैं कौन, इब्न बतूता, किसके ऊपर कहते हैं, डाक व्यवस्था। वो डाक व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि सल्तनत काल में दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी, एक अश्व डाक व्यवस्था, एक अश्व डाक व्यवस्था थी, ठीक है, और एक पैदल डाक व्यवस्था थी, ठीक है, एक कैसी थी, पैदल डाक व्यवस्था थी, ठीक है। दो प्रकार की डाक व्यवस्था यहाँ पर बताई गई। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ कि अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था और पैदल डाक व्यवस्था बताओ, तो फिर मैं आप लोगों को समझा ही रहा हूँ। देख रहा हूं मैं आप लोगों को कमेंट, क्या आप लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं। बताओ जल्दी से। चलो बच्चों, इब्न बतूता ने सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था या संचार प्रणाली पर बात करें हम लोग, क्या कहा, वो कहते हैं कि दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी, अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था। इसमें वो यहां पर कहते हैं कि अश्व डाक व्यवस्था को वो कहते हैं उलूक, क्या कहते हैं, उलूक, और पैदल डाक व्यवस्था को कहते हैं दावा। वो कहते हैं कि जो अश्व डाक व्यवस्था थी ये प्रति 4 मील पे, प्रति कितने मील पे बच्चे, 4 मील पर ये हम लोगों को देखने को मिलती है। कितने मील पे, 4 मील पर आप लोगों को एक डाकघर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 4 मील पर, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और पैदल के बारे में क्या कहते हैं, प्रति 3 मील पे, प्रति 3 मील, कितने मील बच्चे, 3 मील पे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को डाक प्रति 3 मील, 3 मील, 3 मील, 3 मील। क्या कहा पता है, वो कहता है इब्न बतूता कि सिंध से दिल्ली आने में, सिंध से, पाकिस्तान वाले सिंध प्रांत से दिल्ली आने में 50 दिन लगते थे। कितने दिन लगते थे, 50 दिन। लेकिन सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था इतनी सुचारू और इतनी सुव्यवस्थित थी कि सिंध से कोई खबर सुल्तान तक, दिल्ली तक पहुंचाना हो तो मात्र 5 दिन लगते थे। लेकिन पैदल आने में कितने दिन लगता था, किसी को आना हो तो 50 दिन, और डाक व्यवस्था मात्र 5 दिन में उस चीज को पहुंचा सकती थी। स्पीड पोस्ट का नाम सुना है, वो काम था यहां पर, इतनी तगड़ी व्यवस्था थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इब्न बतूता ने कहा है। यही आप लोगों को इस प्रश्न के अंदर लिखना है बच्चे। क्या करना है आप लोगों को, इस प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। पहले तो ये इसको बता दो, सारा उसका एक इंट्रो दे दो अच्छे से, फिर उसी में बताओ कि इब्न बतूता के द्वारा डाक व्यवस्था को अर्थात संचार प्रणाली के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है। उसने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था बताई, अश्व डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था, अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। प्रति 4 मील पर हम लोगों को इस व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। वो पैदल हम लोगों को प्रति 3 मील पर देखने को मिलती है। चलें अगला क्वेश्चन ले बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन अब आ रहे हैं बच्चे आपके पास विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। कैसे प्रश्न आ रहे हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसी को दीर्घ उत्तरीय कहा जाता है। इसे को क्या कहा जाता है बच्चे, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के विकास में इसके महत्व का परीक्षण कीजिए, ठीक है। क्या बताना है, प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, ब्रिटिश सत्ता के विकास में इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। महत्व आप लोगों को इसके बताने हैं, ठीक है बच्चों। प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कर दो बच्चे। प्लासी का युद्ध हम लोगों को इसका जो असल में कारण देखने को मिलता है वो ब्लैक होल की घटना देखने को मिलती है, काल कोठरी की घटना। क्यों हुआ, तो पहला कारण पूछ रहा है यहाँ पर, तो काल कोठरी की घटना, ठीक है। कौन सी घटना, काल कोठरी की हम लोगों को घटना देखने को मिलती है। कौन सी घटना देखने को मिलती है, काल कोठरी की घटना। और ठीक है, दूसरा कारण ये देखने को मिलता है कि जो
अंग्रेज थे वो बंगाल के अंदर, ठीक है, जो उन्हें सुनहला फरमान मिला था फारूक शेर से, उसका दुरुपयोग कर रहे थे। और ये खबर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मिल चुकी थी। और सिराजुद्दौला को जब ये खबर मिली तभी वो बंदा बड़ा गुस्साइत हुआ और उसने कई सारे जो अंग्रेज़ों के जो फोर्ट थे या दुर्ग थे उनको तोड़वा दिया, अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया, एक काल कोठरी के अंदर डाल दिया। और काल कोठरी की घटना हुई बच्चे 20 जून, ठीक है, 20 जून 1756 को हुई। ठीक है, इस काल कोठरी में हुआ क्या था बच्चे, सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को इस कोठरी में बंद किया था। सुबह तक देखा ना तो 123 इसमें मर गए थे और मात्र 23 इसमें से जिंदा बचे थे। ठीक है, तो इस घटना ने ही प्लासी के युद्ध को, ठीक है, निश्चित यहाँ पर बनाया था। अब देखो आगे चलकर होगा क्या कि जब इस प्रकार की घटना हुई बंगाल के अंदर, तो रॉबर्ट क्लाइव इस समय मद्रास का गवर्नर जनरल हम लोगों को देखने को मिलता है, मद्रास का गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव एक बड़ी सी सेना लेकर, अंग्रेज सेना लेकर कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ता जब पहुंचा तो उसने सिराजुद्दौला को क्या किया, पराजित किया और सिराजुद्दौला से अली नगर की संधि की। ये बात कब की, 9 फरवरी 1757 की। अब अली नगर की संधि हुई, लेकिन उसके बाद भी रॉबर्ट क्लाइव नहीं मानता है बच्चों। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जितने भी सिराजुद्दौला के शत्रु थे, अब सिराजुद्दौला के शत्रु कौन कौन थे, तो बच्चे घसीटी बेगम जो उनकी मौसी लगती थी, ठीक है, और घसीटी बेगम, उसका पुत्र शौकत जंग, ठीक है, वहाँ के प्रसिद्ध जो व्यापारी थे आमी चंद जैसे, सेठ जगत हम लोग बात कर लें, इन जैसे लोगों ने भी कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध होता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को, ठीक है, 1757 के अंदर। ठीक है, अब प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में एक तरफ जो बंगाल का नवाब था, इसके पास 50,000 की सेना थी और अंग्रेजों के पास मात्र 5,000 की सेना थी। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर षड्यंत्र रच चुका था। ठीक है, जो सिराजुद्दौला थे उसके जो सेनापति थे मीर जाफर तक किससे मिल चुके थे, तो अंग्रेजों से मिल चुके थे। ठीक है, अब परिणाम क्या हुआ, 5,000 की सेना ने 50,000 की सेना को बड़ी आसानी से क्या कर दिया, पराजित कर दिया। सिराजुद्दौला युद्ध भूमि में ही मारा गया और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीता। अब जीतने के बाद इसके कई प्रकार से हम लोगों को बच्चों इसके महत्व देखने को मिलते हैं। इसका हम लोगों को बच्चों जो महत्व रहा वो महत्व राजनीतिक भी देखने को मिलता है, सैन्य भी देखने को मिलता है, आर्थिक भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें आर्थिक क्या रहा या बात कर लें आर्थिक, तो आप लोग देखोगे ना आर्थिक महत्व कैसे निकला अंग्रेजों के लिए। एक हिंट दे रहा हूँ, आर्थिक महत्व क्या निकला बच्चों, तो बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने लूट, ठीक है, लूट की शुरुआत हुई अंग्रेजों की। अंग्रेज क्या करेंगे, अब लूट की शुरुआत करेंगे। अब क्योंकि जब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने की पहले ही ऑफर दे रखा था। ठीक है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया तो मीर जाफर ने सारे ही काम किसके लिए किए, तो वो अंग्रेजों के लिए किए और खूब सारा पैसा उनके ऊपर लुटाया। तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक सारी चीज़ें वो इनडायरेक्टली अब क्या करेंगे, दोहन हम लोगों को करते हुए दिखाई देंगे। चलिए बच्चों, ये इतना ही था। बाकी आप लोग इसके महत्व हैं वो राजनीतिक भी हैं, वो आर्थिक भी हैं। ठीक है, ये सारे सैन्य भी हम लोगों को निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन ले बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों आप लोगों के लिए, विभिन्न भक्ति संप्रदायों के उदय के बारे में व्याख्या कीजिए। किसके बारे में बताना, विभिन्न भक्ति संप्रदायों के उदय के बारे में क्या करना है बच्चों, तो इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो बच्चों जो भक्ति आंदोलन था ना, जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है, भक्ति आंदोलन के जो कारण थे उन कारणों से ही हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, कारण क्या क्या थे, ब्राह्मणवाद की जटिलता थी, पलायनवाद की भावना आ रही थी लोगों के अंदर। ठीक है, वैदिक जो जटिलता थी। ठीक है, उसके बाद मुसलमानों के अत्याचार, कई सारे ऐसे कारण थे जो अलग अलग संतों को, ठीक है, हम लोगों को भक्ति की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो भक्ति जो संत रहेंगे उन्हीं के द्वारा अलग अलग संप्रदायों की क्या की गई थी बच्चे, शुरुआत की गई थी। जैसे बात कर लें हम लोग यहाँ पर किसकी, तो वल्लभाचारी की। ठीक है, वल्लभाचारी की बात करें, वल्लभाचारी ने रुद्र संप्रदाय की शुरुआत की थी। कौन सी, रुद्र। और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। ऐसे रामानुजाचार्य के द्वारा हम लोग देखें ना, तो कौन सा सिद्धांत दिया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा, तो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया था। और रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की क्या की थी बच्चे, शुरुआत यहाँ पर की थी।
इसके बाद चाहे हम लोग बात कर लें रामानंद की, रामानंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? रामनंदी संप्रदाय। और रामानंद वह व्यक्ति हैं जो भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से हम लोगों को दक्षिण भारत से कहाँ ले जाते हुए दिखाई देते हैं? तो वो उत्तर भारत ले जाते हुए दिखाई देते हैं। और इसी आंदोलन में वो क्या करते हैं कि चारों वर्णों को उपदेश देते हैं। किसको उपदेश देते हैं बच्चे? चारों वर्णों को। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कबीर, रैदास, नीमा, नीरू जैसे लोग, कुल 12 शिष्य थे किसके? तो वो रामानंद जी के। और ये सभी अलग अलग जात पात से हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़े अब हम लोग इसमें। अब तो ये बात हुई हम लोगों को विभिन्न भक्ति संप्रदायों के बारे में। एक एक करके आप लोगों को जितने भी संप्रदाय हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। जो जो संप्रदाय बने हैं, रामनंदी हो गया, एक निम्बाकाचार्य के सनक संप्रदाय पे आप लोग लिख सकते हो। तो सारे संप्रदायों की आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पर व्याख्या करनी है। और मिनिमम थोड़ा थोड़ा कंटेंट सब पे 50-50, 60-60 शब्द सारे, ठीक है, संतों के जो संप्रदाय थे, भक्ति संप्रदाय, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख के इस पूरे 500 शब्दों को क्या करना है बच्चे? आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ बच्चे? चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? अगला क्वेश्चन आ रहा है हड़प्पा कालीन समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चे, अर्थव्यवस्था थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था पे प्रकाश डालिए। ठीक है, कहाँ के बच्चे? हड़प्पा कालीन समाज, ठीक है, वहाँ का धर्म और वहाँ की अर्थव्यवस्था पे हम लोगों को क्या करना है बच्चे? तो हम लोगों को प्रकाश डालना है। क्या डालना है हम लोगों को बच्चे? तो हम लोगों को प्रकाश उस पर डालना है। ठीक है, चलो तो इतनी बात हुई बच्चे हम लोगों की। अब मैं आप लोग बता दूं एक एक करके। सबसे पहले आप लोग समाज के बारे में बताना पड़ेगा। धर्म, समाज कैसा था? तो वही परिवार आ जाएगा बच्चे। सबसे पहले परिवार आ जाएगा, महिलाओं की दशा आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग वर्ण व्यवस्था लिख सकते हो। ठीक है, धर्म पे, धर्म में क्या लिखोगे? तो वहाँ पूजा पद्धति बताना पड़ेगी। ठीक है, पूजा पद्धति बताना पड़ेगी आप लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख देवता बताना पड़ेंगे, प्रमुख देवता आप लोग बताएंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आप लोगों को किस पे लिखना पड़ेगा? व्यापार पे लिखना पड़ेगा बच्चे, कृषि पे लिखना पड़ेगा। किस पे लिखना पड़ेगा? कृषि उद्योग पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, पशुपालन पे। तब ये सारी चीजें आप लोगों की कंप्लीट होगी आंसर में। जैसे मैं एक एक करके आप लोगों को परिवार पे लूँ। परिवार कैसा था बच्चे सिंधु घाटी सभ्यता का? तो मात्र सत्तात्मक परिवार था। कैसी सब पावर था बच्चे, या कैसा परिवार था? तो मात्र सत्तात्मक परिवार था। ठीक है, समतामूलक समाज आप लोगों को वहाँ देखने को मिलता ही है। ठीक है, उपयोगितावादी समाज भी आप लोगों को देखने को मिलता ही है। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पर महिलाओं की दशा कैसी थी। किसकी बात करें बच्चे हम लोग? तो महिलाओं की दशा हम लोगों को कैसी देखने को मिलती है हड़प्पा कालीन समाज में? तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि इस काल में सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां हम लोगों को यहां देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है बच्चे, फिर बात करें क्या वर्ण व्यवस्था थी? तो यहां कोई वर्ण व्यवस्था के तो हम लोगों को साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन व्यवसाय के आधार पर इनका सामाजिक ढांचा जरूर देखने को मिलता है, जिसमें विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। इनकी जीवन शैली पे भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में आप लोग, क्योंकि 500 शब्द लिखना है तो हम लोगों के पास कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो आप लोग इसी प्रकार से क्या कर सकते हो, इसको बांट के लिख सकते हो। अर्थव्यवस्था में व्यापार, कृषि, उद्योग, पशुपालन, धर्म पे पूजा पद्धति और प्रमुख देवता। जीवन शैली में लिख सकते हो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोजन क्या करते थे। ठीक है, 9 प्रकार के कुल खाद्यान्न मिले हैं, जिसमें गेहूँ, जौ, चावल उनके मुख्य खाद्यान्न में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें इनकी वेशभूषा की, बात करें इनकी ड्रेस कोड की बात करें तो सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आभूषण लिख सकते हो कि आभूषण पहनते थे, मनकों से आभूषण बनाया करते थे। ठीक है, और आभूषण में आप लोग यहाँ पर देखोगे ना तो स्त्री और पुरुष दोनों प्रचलन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या देखने को मिल जाएगा? आप लोगों को प्रचलन देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें पूजा पद्धति के ऊपर लिख सकते हो। किसके ऊपर लिख सकते हो बच्चों आप लोग? पूजा पद्धति के ऊपर लिख सकते हो। इनके प्रमुख देवताओं के ऊपर क्या कर सकते हो आप लोग? लिख सकते हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था में बच्चों व्यापार किस पे लिख सकते हो आप लोग? व्यापार। ठीक है, व्यापार में बात करें तो व्यापार में सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार, क्योंकि मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था बच्चे? तो व्यापार देखने को मिलता है। आप लोगों ने मूवी देखी हो तो हीरो वहां पर क्या करता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को? तो वो व्यापार करता हुआ ही आप लोगों को दिखाई देगा। कृषि की बात करें, ठीक है, कृषि भी, क्योंकि व्यापार जो होता था वो कृषि से ही चीज़ों से जो प्राप्त होती थी उन्हीं से वो लोग क्या करते थे? तो व्यापार करते थे। उद्योग का भी हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बच्चे? तो प्रचलन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग आप लोगों को बड़ी तादाद में यहां पर क्या देखने को मिलेंगे बच्चे? तो देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करें यहां पर पशुपालन की। किसकी बात करें प्यारे बच्चे? तो पशुपालन को हम लोग देखें
तो पशुपालन, क्योंकि पशुपालन यहाँ होता था और पशुपालन होता था ना बच्चे, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि पशुपालन का इनका उद्देश्य क्या था, तो दूध प्राप्त करना, उससे ऊन प्राप्त करना, और उसी के साथ साथ में जो व्यापार करते थे उन व्यापार में पशु गाड़ियों के अंदर भी ये पशुओं का क्या करते थे, पशु क्या करते थे, तो उपयोग ये लोग किया करते थे। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लें हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों का ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित है। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं।